कानपुर की हमारी वेबिनार में देश के जाने माने नाटककार और बहुत ही मतलब क्रिएटिव पर्सन और संगीत नाटक अकादमी के उप सचिव जामा श्री सुमन कुमार जी हम लोगों के साथ में है। सुमन कुमार जी देश के बहुत ही वरिष्ठ रंगकर्मियों में से एक हैं और अभी इनके पास कथक केंद्र की भी जिम्मेदारी है, कथक केंद्र के निदेशक भी हैं। इनका लिखा हुआ, मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही जी। तो हमने इन्होंने बहुत सारे नाटकों का मतलब जो है मूल नाटकों का लेखन तो किया ही है, कई नाटकों का इन्होंने एडॉप्टेशन भी किया है, जिसमें इनका एक बहुत फेमस नाटक है हरिशंकर परसाई जी की रचना पर आधारित 10 दिन का अनशन। मैंने उसके कई मंचन किए हैं। बहुत खूबसूरत लिखते हैं सुमन जी। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनके लेखन में जो प्रैक्टिकल अप्रोच है थिएटर की, वो देखने को मिलती है, वो दिखलाई पाती है। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सुमन जी से अनुरोध करूंगा कि हम लोगों से रूबरू हों और अपनी थिएटर की जर्नी कैसे स्टार्ट की वहां से शुरू करते हुए थिएटर तमाम चीजों पर प्रकाश डालें। सुमन जी। सबको नमस्कार। और थिएटर हम लोगों का जो वक्त था, उस वक्त कहें तो मनोरंजन के लिए हमारे पास एक सिनेमा आ चुका था और साथ साथ रेडियो एक बड़ा साधन था, और उसके अलावा जो दूसरी चीज थी वो थिएटर जैसी चीज, या कहें तो मेले खूब सारे लगते थे उस वक्त। ये मेले अब जो है हमारे जीवन से धीरे धीरे करके गुम हो गए हैं। अब जो है मॉल है या दूसरे कई जो बुक फेयर लगते हैं शहरों में, वैसे कुछ चीजें हैं। लेकिन उस वक्त हर छोटे शहरों पे, खासकर मेरी पैदाइश जो है जो एक मुजफ्फरपुर एक नगर है बिहार में, वहाँ हुई थी। वैसे भागलपुर का रहने वाला हूँ, भागलपुर उस वक्त था, अब बांका भी हो गया है। तो उस वक्त मेले ठेले लगते थे, तो मेले देखने का, रामलीला जैसी चीजें हुआ करती थी। और अड़ोस पड़ोस में राजनीतिक जो चीजें थी, राजनीतिक उस वक्त नारेबाजियां खूब चलती थी, तो एक बड़ा ड्रामा वो होता था कि हर वक्त जो है माहौल में गहमा गहमी, क्योंकि लोगों का निकलना, भीड़ का निकलना, हजूम का निकलना, उस वक्त ये क्रांति करने के लिए दूसरे सोशल वेबसाइट नहीं थे। तो उस वक्त जो भी चीजें बदलाव लानी होती थी तो लोग सड़कों पर निकलते थे। तो वातावरण में एक ड्रामा वो हुआ करता था, और दूसरा जो आकर्षक था वो खेल होता था। और कई बार तो पुलिस की चौकियां होती थी जहां पर कि जो भी पकड़ा जाता था उसकी बेतरह से पिटाई होती थी। और आसपास जो है, जहाँ से मुजफ्फरपुर के बाद जो है मैं समस्तीपुर रहा, तो समस्तीपुर के की थोड़ी सी स्मृतियां हैं। समस्तीपुर, वहाँ रामलीला जैसी चीजें, लेकिन उसमें क्या देखता था ये मुझे समझ में नहीं आता है। अभी भी याद करूं तो नहीं पता चलता है। लेकिन वो भीड़ भाड़ और मेला ठेला जो भी रहता था आसपास, रंगीनियां और ढेर सारे खाने पीने की चीजें, खेल खिलौने, बंदर, भालू, ये सारी चीजें हम देख पाते थे। उसके बाद समस्तीपुर के बाद जो है मैं किशनगंज, एक शहर है जो पूर्णिया के आसपास, किशनगंज जैसा शहर है जो बंगालियों से पॉपुलेटेड है, वहाँ रहा। और वहाँ खगड़ा मेला की मुझे बहुत याद है। खगड़ा मेला क्योंकि हर साल लगता था, और महानदी के किनारे नदी पार करके हम लोग जाते थे, रेलवे ट्रैक पार करके, खुली हुई रेलवे पटरियों को होकर के पार करके जाते थे। और उस वक्त हाईवे क्रॉस करके वो मेला लगता था। तो मेले में जानवरों से लेकर के सर्कस के तंबू, और वो कहें तो फिल्मों के हॉल जो टेम्पोररी खड़े होते थे वो होते थे।
ये सारी चीजें हम लोग देखते थे साथ में। एक बार देखने का मौका मिला तो मुझे जहाँ तक याद है कि वो नाटक होगा ये, जिसपे कि कहें बेहुला बिचारी की कथा है, या बेहुला बिचारी की चांद सौदागर की कहानी है, या बने बिबिर पाला जो सुंदरबन में चलता है, तो उसकी कहानी हमारे रुई धासा एक मैदान है, वहाँ हम लोग खेलने जाते थे, तो उसी मैदान में उसका कैंप लगा हुआ था। तो वहाँ टेंट में के अंदर जा करके हम लोगों ने, मेरी स्मृति में पहली बार वही है कि उसके सामने एक कबाड़ी वाले की दुकान थी, जहाँ शीशे के ढेर सारे चीजें तोड़ी जाती थी, लेकिन उस पर मैट बिछा करके या दरिया उन्हें बिछा करके उसे बदल दिया गया था एक टेंट से एक प्रदर्शन स्थल में। तो वहाँ एक उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म भी दिखाई गई थी, जिसमें कि बेहुला जो है अपने की लाश को लेकर के जो है ट्रैवल कर रही है नदी से। तो बड़ा ही एक मार्मिक दृश्य उभरता था, जिसकी स्मृतियां मेरे जहन में कहीं अभी भी पैबस्त हैं, या पहली स्मृति के रूप में नाटक की वो मेरे पास है। फिर वहां से निकल करके आसपास जो है हमारी गतिविधियां चलती रहती थी, और वातावरण में खूब सारे मुहर्रम के या दूसरे वहाँ मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है, तो वहाँ दूसरे खूब सारे मिलन उत्सव चलता था, झूला उत्सव चलता था, बांग्ला का ये दुर्गा पूजा का उत्सव खूब सारा चलता था। वहाँ नदी के साथ जो है कुछ मछलियाँ भी हम लोग पकड़ने का अभ्यास करते थे नदी में। नहाने के साथ साथ स्कूल जाते हुए जो है, और स्कूल से लौटते हुए छोटी छोटी मछलियाँ भी अपनी बंसी में फंसा करके उसको लाने की कोशिश करते थे, या उसको कभी पैसा इतनी तो नहीं पकड़ में आती थी कि घर ला करके उसको खाए, बस एक शौक होता था, पकड़ते थे और उसको किसी और को भी दे दिया। तो पकड़ना एक और नदी की बाढ़ जो है, हर साल बाढ़ भी आ जाती थी, उस नदी में खूब सारा पानी आता था, रेत था। तो ये और डैम भी आसपास बना था, नगर विकास कर रहा था, तो वो भी चीजें हम लोग देख रहे थे। और साथ साथ वही मैंने देखी थी कि जिसको कहा जाता है कि नक्सलबाड़ी कहा गया, उनकी बिछी हुई लाशें भी कहीं मैंने देखी थी एक थाने में। तब मुझे समझ नहीं आया था कि एक मूर्तिकार की लाश जो है, जो मूर्ति बनाने का काम करता था, वो कैसे उसमें पड़ा हुआ है, वहाँ क्यों मरा पड़ा हुआ है। ये भी देखने का अवसर मिला था। उसके बाद कहें तो थोड़ा 9वीं तक हम वहाँ रहे, 10वीं में आए तो वहाँ से ट्रांसफर होकर के पटना चले आए। तो पटना की आबो हवा दूसरी थी, और सारे दोस्त वोस्त निकल गए थे, तो अब पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान था। और उसके बाद जो है मिलर हाई स्कूल में वहाँ एडमिशन लिया। मिलर हाई स्कूल में एडमिशन लेने के साथ साथ अब फिल्में, आसपास के वातावरण में खूब सारी फिल्में थी, खूब सारे सिनेमा हॉल थे, और सिनेमा देखते हुए हम थिएटर हॉल के बगल से भी गुजरते थे, जो कालिदास रंगालय एक बहुत ही प्रसिद्ध रंगालय है पटना का। वहाँ हम उससे गुजरते हुए हर बार सोचते थे, तो ये पोस्टर लगते हैं, पोस्टर के अभिनेता हैं, तो इन दलों में शामिल हुआ जाए। खैर वो संकोच बच हम जा नहीं पा रहे थे, लेकिन ऐसा गांव में मौका मिला कि गांव में, क्योंकि पिताजी के पास एक खाकी वर्दी थी, जिसका इस्तेमाल हर साल गांव वाले जो हैं अपने सामाजिक नाटक में, एक चरित्र रहता था पुलिस वाला, आमतौर पर वहाँ के सामाजिक नाटकों में रहता ही रहता है, तो वो पुलिस वाले की भूमिका वो करते थे। तो उस साल जब मैंने मैट्रिक पास किया, 10वीं पास किया, तो उस साल पिताजी ने शायद किसी कारणों से मना किया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो भूमिका मुझे करनी पड़ी। तो पहली बार एक जो है, एक नाटक में, सामाजिक नाटक में गांव में मुझे एक भूमिका करने का अवसर मिला, पुलिस का रोल, वो भी सादी वर्दी में। लेकिन उसमें मैंने याद तो कर लिए डायलॉग, जो दूसरे याद नहीं करके करते थे वो प्रॉम्प्टिंग पर करते थे। और मुझे मैंने तो याद कर लिया डायलॉग, और जब पहला दृश्य हुआ तो बहुत अभ्यास तो नहीं कराया गया, उन्हें लगा कि शहर का लड़का है, इसे क्या अभ्यास करा, इसे पता होगा। तो उन्होंने मंच पर सीधे उतार दिया, और सीधे उतार दिया तो जो ही मैं अपना रोल तो करके चला आया, जोर जोर से बोल के चला आया, जो ही उतरा तो बहुत डांट पड़ी, चचेरे भैया थे, उन्होंने डांटा कि क्या तरीका है ये, तुम डायलॉग बोलते हो तो डायलॉग बोलते वक्त जो है चेहरा दर्शक की तरफ होना चाहिए, तुम पीट करके बोल रहे हो।
तो ये पहला सबक और पहला डायलॉग के साथ पहला सबक जो है वहाँ मुझे मिला। दूसरे दृश्य में मैंने उसे ठीक किया, तो 2-3 दृश्य थे मेरे, तो 3 दृश्य निकले। उसके बाद जो है फिर यहाँ पटना आया, तो पटना आया फिर एनसीसी में इन्वॉल्व था। तो उस वक्त क्योंकि हेल्थ का के ऊपर बड़ा ध्यान था और लगता था हीरो वगैरह को देखता था तो सभी बड़े सेहतमंद दिखते थे, तरह तरह की करतब करते दिखते थे। तो हमें भी अपनी सेहत बनाने का खूब शौक था, तो सेहत बनाने के लिए एक्सरसाइजेज खूब किया करते थे और साथ साथ वो पोस्टर बॉय बनने के सपने देखा करते थे। तो ऐसा हुआ कि उसमें एक एनसीसी जैसा जो था, एनसीसी में भी फर्स्ट बिहार बटालियन में मैं सीनियर पोस्ट पर था। वहाँ सीनियर जो अंडर ऑफिसर होता है वो भी था। और आरडी कैंप भी मैंने किया, सी सर्टिफिकेट भी मैंने किया। इन सब करते हुए वहाँ कल्चर की भी एक्टिविटीज होती थी। जो बेस्ट कैडेट थे तो बेस्ट कैडेट के लिए कल्चर की एक्टिविटीज तो मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो उसी कल्चरल एक्टिविटीज में जो है हमारे कुछ दोस्त जो जुड़े हुए थे वो आकर के उन्होंने हमें स्पॉट किया और पूछा कि भाई तुम चलोगे नाटक करने के लिए। तो हम 3 लोग थे, वो तीनों के तीनों राजी हो गए और तीनों के तीनों जा करके हम इफ्ता के दफ्तर पर जा करके बैठ गए और वहाँ हमने देखा, देहल फिल्म देखना शुरू किया। तो अच्छा लगा कि वहाँ सब लोग बैठ करके रिहर्सल कर रहे थे और हमने वहाँ की सदस्यता ले ली। उसके बाद सदस्यता ले करके फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं आरडी करने में व्यस्त हो गया और उसके बाद भूल गया था। लेकिन एक दिन चिट्ठी आई एक पोस्ट कार्ड पर कि क्या आप नुक्कड़ नाटक में काम करना चाहेंगे तो आप हम आइए यहाँ दफ्तर में आइए। तो गया, वहाँ दफ्तर में गया तो मुझे एक नाटक करवाने की कोशिश की गई। एक रोल दिया गया, वो एक अफसर का रोल था गड्ढे में। गड्ढा जो था एक नाटक, किशन चंद्र की कहानी पर आधारित एक नाटक गड्ढा। तो उसमें अफसर का रोल था जिसका पहला ही डायलॉग था कि यही है वो गड्ढा, यही है वो गड्ढा। तो अब इस डायलॉग को बोलने के लिए डायरेक्टर ने खूब मेहनत की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। खूब 2 घंटे की मेहनत के बाद भी अब वो कहते थे कि बोलो यही है वो गड्ढा, और मैं कहता यही है वो गड्ढा। अब ये जो है ये मैं तोते की तरह अपनी बात को वही रिपीट करता रहा और वो समझाते रहे बोलो यही है वो गड्ढा, और मैं कहता रहा यही है वो गड्ढा। और जो है वो थक हार करके उन्होंने मुझे कर्मचारी बना दिया। तुम नापो जोखो, छोड़ दो ये अफसर वाला रोल। तो खैर वो बाद में मैंने उस नाटक को डायरेक्ट भी किया, बाद में उस नाटक के में एक्ट भी किया, उस रोल को भी किया। बाद में समझदारी आई। तो ये पहली चीज जो यहाँ अच्छी लगी कि नाटक जो है आपको ठीक करता है, आपको देखता है, आप में रुचि लेता है। तो ये बात मुझे नाटक की अच्छी लगी। और यही शायद मैं उस वक्त बंगालियों की संगत में था, तो बंगाली लोग तो 100 और 100 में फर्क नहीं करते। तो वहाँ भी शौ नाम पहली बार पूछा गया तो हमने कहा कि सुमन कुमार। तो उन्होंने क्या, तो सुमन कुमार। तब वो बोले हाँ अब सही हो। यानी करेक्शन जो थिएटर का मुख्य जो गुण है कि वो रोज आपको सही करता रहता है, बिना रुके इस बात पर विश्वास किए कि कल आपने सही बोला था। वो रोज आपसे सही सुनने की, सही समझने की कोशिश करता रहता है। थिएटर की एक खासियत है। तो उसके बाद से जो है थिएटर करते रहे। नुक्कड़ नाटक में हमने काम किया, स्टेज नाटक में फिर भी काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक मौका मिला जब परवेज साहब जो है संगीत नाटक अकादमी के लिए एक नाटक डायरेक्ट कर रहे थे, सत्य हरिश्चंद्र। और उस नाटक को जो है ले करके उन्हें गुवाहाटी जाना था। तो गुवाहाटी जाने के लिए पवन नाम का एक लड़का जो सत्य की भूमिका करता था, जो हरिश्चंद्र को कंबल देता है वो मरघट में अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए, तो वो रोल वो करता था। ठीक है, जिस दिन ग्रैंड जाने से पहले जो काम चल रहा था, तो उस शो में उस खबर आई कि वो बीमार पड़ गया। तो मुझसे, मैं शो बैठा हुआ देख रहा था, मुझसे पूछा गया कि तुम चलोगे। तो बंदा तो कब से तैयार बैठा था कि कभी भूमिका मिले, कुछ मिले तो मैं करूं। तो मुझे तैयार के मुझे ले ही जाए। दूसरे दिन मैं सामान बांध करके ट्रेन पर सवार था और रास्ते भर जो है डायलॉग्स मुझे याद करवाते गए। और डायलॉग्स तो याद हो गए।
ठीक हो गया। फिर एंट्री का तो रिहर्सल का उस वक्त मौका नहीं भी था, तो हम लोग सीधे मंच पर गए और सेट वेट लगाया। और मंच पर जो है मेरी एंट्री से पहले एक को ड्यूटी लगा दी गई थी कि जब इसकी एंट्री आएगी तब इसको अंदर जाने के लिए जो है इशारा कर देना, इसके साथ साथ रहना। तो खैर वो इशारा हुआ और मैं मंच पर चला गया और अपना संवाद बोल करके फिर बाहर चला आया। बाहर चला आया तो पता चला कि गड़बड़ी हो गई, क्योंकि कंबल जो है हरिश्चंद्र को देना था, वो कंबल नहीं देते तो नाटक आगे बढ़ता ही नहीं। तो अब फिर मुझे वापस जो है जाना पड़ा और वो काम मैंने किया। उसके बाद नाटक पढ़ा। उसके बाद से लगातार जो है संस्था जो भी नाटक करती थी उस नाटक में मैंने हिस्सेदारी की। और बाद में फिर जा करके एक ऐसा उस वक्त जब पंजाब में बहुत विकट स्थिति थी, हिंसा का दौर भी चल रहा था और तो पंजाब तनाव में था। उस वक्त हम लोग एक नाटक मदारी आया लेकर के पूरे पंजाब के दौरे पर गए। गुरशरण सिंह जी भी थे वहाँ। तो उस दौरान हम लोग यहाँ सफदर हाशमी भी दिल्ली में थे। उस वक्त हम लोग वहाँ का दौरा करके एक अच्छा खासा एक अनुभव रहा, जो लगातार हमने खूब शोज किए, खूब। और जो मैं रोल करता था उसमें मुझे बहुत जोर जोर से बोलना पड़ता था। तो उसमें 10-12 शो लगातार करने पर प्रॉब्लम क्या हुई कि उस वक्त हम लोग जो थे गला मेरा फंस गया। लेकिन मैंने कोशिश की खूब, गला फंसने के बावजूद शो करता रहा। और फिर ठीक जो हुआ गला, तो आज तक फिर वो गला फंसने की नौबत कभी नहीं आई। और लगातार हम नुक्कड़ नाटक करते, नुक्कड़ नाटक करने की भी एक खास तरीका इजाद किया था। परवेज साहब का कहना था कि भाई हम नुक्कड़ नाटक को भी उसी ढंग से करें जैसे एक मंच नाटक को करते हैं, एक तैयारी के साथ, एक इस तरह के साथ कि जैसे कि हम उसको प्रस्तुति का पूरा तरीका फ्रेम तय करें और दर्शक दीर्घा बनाएं, खुले में ही बनाएं। तो हम लोगों ने जो है एक रस्सी से घेर करके एक एक्टिंग एरिया बनाते थे, फिर एक रस्सी घेरते थे जो बैठने वाले दर्शकों के लिए बनाते थे, दूसरा घेरा हो जाता था, फिर तीसरा घेरा जो है वो खड़े लोगों के लिए होता था। तो इस तरह से हम लोग एक एक नाटक के जो है 7 दिन, कुछ कविताएं, कुछ नाटक, कुछ गीत और कभी कभी एक आध नृत्य जो है हमारे इस एरिया में शामिल होता था। उसमें भिखारी ठाकुर रंगभूमि हम लोगों ने बनाई थी, जो गांधी मैदान में ऐसा करते थे। और ये लगातार चलता रहा। इससे हम लोग बहुत समृद्ध हुए और हम एक तरह से कहें तो उस एरिया के बच्चों के स्टार थे, या उस एरिया के बच्चे जो हैं हमारे डायलॉग्स याद करके बैठ जाते थे। वो सबसे पहले दर्शक दीर्घा में आकर के बैठ जाते थे और हम क्या बोलेंगे वो पहले बोलने लगते थे डायलॉग। अब ये बोलेगा, अब ये करेगा, अब ये मरेगा, अब ये बोलेगा। तो वो सब एक दूसरे को बताते रहते थे। तो इस तरह से काफी होता रहा और साथ साथ रंगमंच बनता रहा। और रंगमंच के सारोकार भी हम लोग समझते रहे। रंगमंच में बार बार हम लोग कोशिश करते रहे, ये बात हम लोग सबके जहन में बार बार आती रही कि जब रंगमंच करना है तो ठीक से करें, क्योंकि रंगमंच को चाहे हम शौकिया ही करें, लेकिन रंगमंच में शौकिया करने का मतलब जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी खेलता तो है मैदान में ही और बॉल के पीछे तरह से भागता है और गोल करने की कोशिश करता है। तो वैसा ही जब हम थिएटर करते हैं तो अभिनय करना है तो उम्दा अभिनय करें, निर्देशन करना है तो उतना निर्देशन करें, डिजाइन करना है तो अच्छी तरह से कहें। हालांकि वो आर्थिक संसाधन उस वक्त भी उतने नहीं थे और अभी भी नहीं है। उस वक्त तो हम लोग कलेक्ट करते थे, अपने टिकट बेचने के लिए निकलते थे, ग्रुप में निकलते थे। कई बार तो हम लोग माइक रिक्शे पर लगा करके वो साथ साथ गाना बजाना चलता रहता था और साथ साथ हम टिकट लेकर के आसपास के दुकानों से काटते रहते थे। और वो दुकान वाले भी सिर्फ हमें टालने के लिए कुछ पैसे दे दिया करते थे। हालांकि दर्शक उससे बहुत कम आते थे, लेकिन हमें थोड़े पैसे मिल जाते थे जिससे नाटक का कुछ खर्चा निकल आता था। और साथ साथ कई बार वो उसमें चलते फिरते लोग, कुछ दर्शक भी अच्छे मिल जाते थे। तो दर्शक आने लगे नाटक पे। हम लोगों ने कई सारे ऐसे नाटक तैयार किए जो मौलिक थे, हमारे रहते रहते उस संस्था में रहते रहते बने थे। जैसे सौदागर जैसा एक नाटक जो एडेप्टेशन किया गया, और एडेप्टेशन हम लोगों ने बैठ करके सामने किया। बाद में श्रीकांत किशोर ने उसे जो है एक साथ गुथा और आखिरी ड्राफ्ट जो है वो उन्होंने तैयार किया और सौदागर नाम की ये नाटक
कई जगह मंचित भी हुआ है, जिसको रंग विदूषक ने भी खेला। और दूसरा नाटक जो हम लोगों के साथ तैयार हुआ था जावेद अख्तर साहब का, वो दूरदेशी कथा मुक्ति पर्व जो अविनाश चंद्र मिश्र का है। तो इस तरह से कुछ मौलिक नाटक जो हमारे संस्था ने तैयार किए थे, उस मौलिक नाटकों के तैयार होने की पूरी प्रक्रिया में हम लोग शामिल थे। तो एक तरह से नाटक कैसे बनता है, नाटक के संवाद का गठन क्या होता है, नाटक कैसे अपनी बुनावट उसकी तैयार होती है, और नाटक को डिजाइन कर करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और नाटक प्रदर्शन के लिए लिखा जा रहा है, ये बात भी हम लोग सब समझ पा रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। ये बात अपने आप में समझ में आ रही थी। तो ये सारी चीजें लेकर के अब क्या है कि मैंने खुद भी एक नाटक लिखा और छोटी छोटी चीजें बनाने लगे, और मौका मिलने पर निर्देशित करना भी शुरू कर दिया। एक समय ये स्थिति भी थी कि नाटक निर्देशन करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ चुने हुए लोग जो हैं, सबसे पहले वरिष्ठ लोग जो हैं वो निर्देशन करते थे। रेक्टा में कोई भी काम करने से पहले पूरी कमेटी बैठ जाती थी पूरा, और वो डिसाइड करके कहती थी कि ये फलाना काम करेगा, और वही वो काम करता था। तो इससे बड़ी परेशानी थी कि हमारी हम अंदर जो कुलबुलाहट थी निर्देशन की, वो करने नहीं दे रहे थे। तो ऐसे ही एक पर्दाफाश नाटक जो है बेदा राकेश का, वो यहाँ सफदर हाशमी के समारोह में हमें देखने का मौका मिला। तो वो हमने यहाँ ले करके, वो ले नाटक करके हम गए, और वहाँ एक नाटक की हमने कुर्बानी दी कि दूरदेशी कथा में मैं एक मुख्य भूमिका में था। दूरदेशी कथा में एक बड़ा चरित्र करता था। उस चरित्र को मैंने छोड़ा कि मैं दूंगा उसको, मैं जाऊंगा, क्योंकि फेस्टिवल में जा रहा था संगीत नाटक अकादमी के, फिर मैंने कहा कि नहीं जा, और पूरी टीम निकल गए। तो संस्था का दायित्व मेरे ऊपर था, और मेरे दायित्व बोध से मैंने निश्चय किया कि मुझे एक नाटक डायरेक्ट करना चाहिए, और पर्दाफाश जैसा नाटक जो है मैंने डायरेक्ट किया, और गांधी मैदान में उसके 7 शो लगा भी दिए। तो जब पूरी टीम लौट करके आई, तो उसने देखा कि पटना इफ्ता का कारोबार जो है यहाँ चल रहा है, और इसकी खूब चर्चा हो रही है नाटक की। तो इस पर बड़े बहस हुए, लेकिन ये पाया गया अंततः कि नाटक की गुणवत्ता जो है वो अच्छी है। तो इस तरह से मैंने पहला निर्देशन भी किया, फिर मुझे निर्देश की जो है छूट मिली, और मैंने दूसरा नाटक एक मूछ भी जो है उसको एडेप्ट किया, और उसको डायरेक्ट किया, उसमें एक्ट भी किया था। तो इस नाटक के भी 2-3 प्रोडक्शन हुए, और इस नाटक से मुझे विश्वास जगा कि नाटक करने के लिए, नाटक को रोचक बनाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो मुझमें संभावना है, और मैं एट वंस जड़ता की तरफ नहीं हूँ, मैं सरसता के लिए जो है इस नाटक की जड़ता को भी तोड़ सकता हूँ, और नाटक में जो है सरस चीजें लाने के लिए उसके फॉर्म में, उसके डायलॉग्स में, उसके गठन में जो है तब्दीली ला सकता हूँ, और ला करके मैंने ये सब सफलता से ये काम मैंने किया। और कई दूसरे नाटक की ज्ञान विज्ञान जो था उस वक्त खूब चल रहा था, यशपाल जो प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में ज्ञान विज्ञान जत्था शुरू हुआ था, उससे भी मैं जुड़ा, और उसकी भी कार्यशालाएं हमने भोपाल में की। राजकमल नायक उसके डायरेक्टर थे, या संतोष चौबे थे उस वक्त वहाँ भोपाल में। तो वहाँ मुझे नाटक के को जो है नाटक को सरस बनाने की कला जो है वो मैंने वहाँ से सीखी, वहाँ राजकमल नायक के साथ काम करते हुए। ये बात भी हमने हमने सीखा, और साथ साथ इस दौरान हम लोग हबीब साहब से भी मिल चुके थे, वहाँ रॉबिन दास से भी एक आध बार मुलाकात हो गई थी। भारत भवन में ही हम लोग एक शो करने गए थे, तब वहाँ उन सब से मुलाकात हो गई थी। इसी बीच जो हमारे बीच से विनीत कुमार जो है वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चले आए 89 में। तो 89 में 89 में तो पास आउट हो गए थे। 86 में जब वो चले आए, तो हमारा ध्यान गया कि हमारे देश में एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी है जहाँ हमें पढ़ना चाहिए। वैसे मैं जिस संस्था में था, वो चूंकि व्यवस्था को बदलने की कोशिश में जुटा हुआ संगठन है, उससे उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो हमेशा चाहते हैं कि एक बेहतर बेहतर व्यवस्था के होनी चाहिए, और जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें खामियां हैं, खोटियां हैं, वो जनपेक्ष नहीं है, तो उसको बदला जाए। तो इस प्रयास में थिएटर यानी रंगमंच की भी अपनी भूमिका निर्धारित करके वो उस कार्य में लगे रहते थे। तो ये भाव भी था। तो लेकिन हम लोग, एक बहस चलती रहती थी कि रंगमंच में वो तो ठीक है, लेकिन क्या हमारे फॉर्म को हमें नहीं सीखना चाहिए, गंभीरता से हमें सीखना चाहिए।
और धीरे धीरे करके हमारी स्थिति ये होगी कि रंगमंच एक 24 घंटे का काम हो गया था। अब दिन भर जो है रंगमंच धीरे धीरे करके मेरी भौतिकी यानी फिजिक्स की किताबें, मैं फिजिक्स ऑनर्स हूँ, मैंने बीएड भी किया है, थोड़े दिन लॉ की भी पढ़ाई की। उसके बाद पटना रेडियो में भी, आकाशवाणी में समाचार वाचक के रूप में भी रहा, और अखबार में मैंने खूब लिखा है, वहाँ के हिंदुस्तान अखबार और हिंदुस्तान टाइम्स में, इन सब में आज मैं लिखत फ्रीलांसर के रूप में खूब लिखता था वहाँ। तो ये सब काम करते हुए जो है एक अचानक विनीत कुमार जी इधर आए, तो हमारा ध्यान तंद्रा टूटी कि भाई देश में एक ऐसा संस्थान भी है जो नाटक का बाकायदा प्रशिक्षण देता है। और फिर हम लोगों ने उसके सिलेबस को पढ़ा, जब उसे जाना चाहिए, ये एक हुआ। और संस्थान के बारे में पता चला कि वहाँ से अच्छे अच्छे अभिनेता निकले, कमाल के अभिनेता निकले हैं। और जब विनीत कुमार लौट करके आते थे तो वो हमारे साथ कुछ वर्कशॉप वगैरह लगाते थे, तो हम लोगों ने उस वर्कशॉप में शामिल हुए, और वर्कशॉप में जो कुछ उन्होंने बताया बड़ी गंभीरता से हमने उसको लिया, और उसको तो मैं अपनी ज़िंदगी में कहूँ तो आज तक मैं रिपीट करता रहा हूँ। तो उसके उनकी वॉइस एक्सरसाइज करने के तरीके को, या उसके डायलॉग्स को तोड़ने के तरीके को, इन सब को मैं रिपीट करता रहा हूँ। और एक महत्वपूर्ण आयोजन जो संगीत नाटक अकादमी का 1992 में हुआ, उसमें भी हुआ ये था कि मैं कोशिश कर रहा था कि एक कार्यशाला में जो है, संगीत नाटक अकादमी का ये महत्वपूर्ण आयोजन था, इस कार्यशाला में जो है मैं एक स्टूडेंट के रूप में भाग लूं। लेकिन संस्था, जैसा कि विदित था कि संस्था तय करती थी कि कौन क्या काम करेगा, तो उसमें संस्था ने तय किया कि भाई सुमन कुमार आपको भाग नहीं लेना है इस वर्कशॉप में। तो खैर वो तो जो हमारे संस्था के लोग भी उसमें चयनकर्ता के रूप में बैठे हुए थे, तो चयनकर्ता के रूप में बैठे हुए तो मेरा चुनाव नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या किया कि आयोजक आयोजन में शामिल हो गया। जो उसमें आयोजक थे उससे मिला, मैंने कहा कि मेरी ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ ऐसे-ऐसे मैं सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे जो है कहा कि ठीक है, तुम आयोजक के रूप में जो है, आयोजक के साथ जो है हमें मदद करने के लिए जो है इसमें आ जा, और मैं लग लिया। और उस ये भी अच्छा ही हुआ कि उसमें कार्यशाला में मुझे एक विद्यार्थी के रूप में चयनित नहीं किया गया। आयोजक के रूप में चयनित होने पर हुआ क्या कि मुझे सारे जितने भी एक्सपर्ट आते थे उनको रिसीव करना पड़ता था, उनके ठहरने की व्यवस्था देखनी पड़ती थी, उनके साथ बातचीत करना पड़ता था, उनके साथ जो है समय गुजारना पड़ता था, उनका ख्याल रखना पड़ता था, उनके साथ उनको लाता था, उनको होटल छोड़ता था, रास्ते में खूब सारी बातचीत होती थी। तो इससे मुझे जो है बड़ी समृद्धि मिली, और मेरे लिए एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि मैं उसमें एक स्टूडेंट के रूप में मैं शामिल नहीं हुआ। ऐसे ही एक वर्कशॉप में पता नहीं क्या भानु भारती जी को लगा कि भाई ये भी वर्कशॉप का हिस्सा है, तो उन्होंने मुझे भी उस सर्किल में शामिल कर लिया जो वहाँ के छात्रों का था, और उस एक्सरसाइज में मैं भी शामिल हो गया। और उस किनारे बैठकर तो मैं सारी कक्षाएं तो देख ही रहा था, जब भी मौका मिलता था तो मैं ज्यादातर कक्षाएं जो है अटेंड कर लेता था बैठ करके। और क्योंकि जो हमारे एक्सपर्ट आते थे उसे लेकर के आता था, वो जितनी देर तक बैठे रहते थे, क्लास करते रहते, तो मैं भी वहाँ बैठा रहता था। जब वो जाते थे तो उनके साथ में चले जाता था वहाँ, उनको होटल छोड़ करके। और होटल में मेरे लिए भी एक कमरा मिल गया था, तो मैं वहीं रहता था और उनके उनके साथ जो है बातचीत करता था। खाने पीने पर मैं उनके साथ बातचीत करता रहता था। तो ये हुआ, तो वहाँ मैंने भानु भारती जी का एक लंबा इंटरव्यू लिया, फिर अशोक सागर भगत जी का एक लंबा इंटरव्यू लिया, और ऐसे कई सारे लोगों से मैं लंबी लंबी बातचीत करता रहा। तो ये मैंने पत्रकारिता जो कर रहा था उसका भी काम पूरा हो रहा था। तो इससे मुझे जो है रंगमंच के कई सारे सूत्र उनके जीवन में, अपने रंगमंच में उनकी आस्था और उनके बनना, और उनके बनने के बाद जो उनके जीवन में रंगमंच को लेकर के जो सूत्र बन रहे थे वो मुझे सहज ही मिल गए, और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ। और एक तरह से कहें तो मेरा अपना परिचय भी, विशेष परिचय इन सब लोगों से हुआ। और वहीं एच कन्हैया लाल जैसे, या सावित्री जो है, वो दोनों भी आए थे। तो उन्होंने मुझे उस वक्त एक मौका मिला, तो हम लोगों ने एक नाटक, जो मैं और राजीव रंजन दास जो अभी मुंबई में हैं, वो फिल्म डायरेक्ट करते हैं, उनके साथ दोनों मिल करके एक समरेश बसु का एक कहानी है आदाब, उसको हम लोग दोनों मिल करके करते थे। और दोनों में ये इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी
कि हम कहीं भी कोई भी डायलॉग किधर से भी कहीं से भी उठा लेता था और एक दूसरे को हम बड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर लेते थे। ये दो अभिनेताओं का प्ले जो है वहाँ एच कन्हैयालाल और सावित्री देवी उन्होंने देखा, तो उन्हें बड़ा पसंद आया और वो आज तक उस प्ले को याद करती हैं कि भाई तुम्हारा वो वाला नाटक है, वो तुम कमाल की एक्टिंग करते थे। या ये एच कन्हैयालाल भी उस वक्त, अब तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो उनसे मैंने फिर कहा कि मुझे एक सर्टिफिकेट दे दीजिए, तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट मैंने इसे सहेज करके, बड़े सहेज करके, एक पहला सर्टिफिकेट जो मैंने किसी से मांगा था वो एच कन्हैयालाल जी ने मुझे लिख करके दिया था। और ये कहा था कि यदि एनएसडी तुम एनएसडी नहीं जाओ, एनएसडी जाके क्या करोगे, तुम यहीं आ जाओ या तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और मैंने भी तो नहीं किया है एनएसडी, और उन्होंने वाकई एनएसडी बीच में छोड़ दिया था और अपना थिएटर एस्टेब्लिश किया था, जिसकी धूम जो है पूरे देश भर में है। और तो लेकिन उसके बाद 93 में जो है मुझे जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आखिरकार अपने चौथे अटेम्प्ट में जो है, चौथी बार जब मैं दाखिल हुआ, तो उसमें मुझे प्रवेश मिल गया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। भी बाद में मैंने जानना चाहा कि अपने निर्देशक से कि मुझे ये बार बार क्यों लौटाया जाता था। हर बार फाइनल टेस्ट में मुझे वर्कशॉप भी हम लोगों के साथ ही उसी वक्त शुरू हुआ था। वर्कशॉप की ये प्रक्रिया जो है, पहली बार हम लोग पार्टिसिपेट किए करने वाले कलाकार थे। तो वर्कशॉप में से मुझे 93 में दाखिला मिल गया। और चूँकि वो जो जिस तरह का रंगमंच मैं वहाँ कर रहा था और जिस तरह के रंगमंच से वहाँ जुड़ा हुआ था, और एक तरह से कहें तो हाँ, शुरू में जो चल है रहा है, बताइए। ये लिखने का सुनाई दे रहा है ना, हाँ, सुन पा रहे हैं ना? जी सर, जी जी सर। जी, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ। तो उस तरह से ये जो अभी लेखक बनने का जो हुआ है, तो पहले मैं एक तरह से मुनीमगिरी करता था। मुनीमगिरी कहने का मतलब है कि हमारी संस्था में बैठकें खूब होती थी, तो प्रोसीडिंग्स नोट कौन करे, तो प्रोसीडिंग्स नोट करने का काम जो है वो अक्षरां जो है, हम लिखने की आदत थी, तेज लिखने की आदत थी, तो हम किया करते थे। हम कुछ लोग थे जो प्रोसीडिंग्स लिखने में माहिर बैठ जाते थे, और जो जो वक्ता बोल रहे हैं उसको धड़ाधड़ नोट कर लिया करते थे। और स्क्रिप्टें भी जो करनी होती थी, तो उस वक्त तो फोटोकॉपी मशीन तो थी नहीं, तो हम लोग जो है एक तरह से उसकी कार्बन लगा लगा करके खूब दबा दबा करके लिखते थे और उसकी कॉपियां तैयार करते थे। एक बार में 3-3 कॉपियां हम लोग निकाल लेते थे, 3-4 कॉपियां जो है इतने दबा दबा करके लिखते थे। तो ये काम करते करते जो है इसने शायद जो है मेरे अंदर जो है लेखन का जो कुछ तत्व जो है वो हमारे अंदर नहीं, ज्यादा के चक्कर में कुछ नहीं मिला था। कुछ नहीं मिला था, हाँ। हाँ हाँ, ये किसी का माइक खुला हुआ, आपकी बातचीत भी सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे इससे बहुत कुछ मिल गया था, आपको ना मिला होगा। तो ये प्रोसीडिंग्स नोट करते करते जो है उसमें कई सारी चीजें और नकल तैयार करते करते वो आ गई थी। और 93 में जब एनएसडी आया, तो यहाँ भी एक मोह था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्लासेस अटेंड कर लूँ। तो तकरीबन एक अच्छे विद्यार्थी की तरह जो भी कुछ भी दिया गया, उस क्लास को बड़ी गंभीरता के साथ हमने किया, चाहे वो क्लास दूसरों के लिए कितनी भी अरोचक हो, लेकिन मैं उसमें रुचि लेकर के अपने लिए कुछ बहाने ढूंढ लेता था कि इसमें इस कारण से रुचि लेनी चाहिए। तो खूब किया। उसके बाद से फिर पास आउट होने के बाद सवाल था कि क्या करें, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने तुरंत जो है मुझे एक वर्कशॉप के लिए भेज दिया, चाहे पिथौरागढ़ में मनोज श्याम जोशी का एक नॉवेल था, वो हमने कसब कसब को करने के लिए जो है मुझे कोऑर्डिनेट करने के लिए भेजा गया उस वर्कशॉप को। उसमें आलोक चटर्जी भी एक शिक्षक के रूप में आ रहे थे, देवेंद्र राज अंकुर जी भी थे, जो मुख्य रूप से उस कार्यशाला में जो उनको निर्देशन करना था। और भी कई सारे, आतमजीत सिंह नौटंकी के जो है वो लखनऊ के, वो भी उसमें शामिल थे। तो ये लोग उस वक्त आए थे और उसको मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था, लेकिन जिस सारा जिम्मा मेरे पास था, तो सत्यव्रत रावत भी उसमें शामिल थे। तो मुझे लगा कि मुझे ही सारा वर्कशॉप में सब कुछ करना है, तो मैंने क्योंकि बहुत सारा कुछ अपने लोग बस मैंने
सीख लिया था कि रंगमंच में मैं कारण जी से बार बार सुनता रहता। कारण जी, तापस सेन जी से भी मुलाकात पटना में हो पाई थी हमारी। तो वो टोटल थिएटर की बात करते थे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये छोड़िए, हमें सब कुछ करना चाहिए, और हर जो कुछ भी रंगमंच में एक विशेषता से काम नहीं चलेगा, आपको सब कुछ हासिल करना होगा। तो इस पर विश्वास करते हुए हम सब कुछ करने की कोशिश में थे, और पहला ही काम मिलते ही मैंने वो सारे स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर डाली। उसका जो है एक आलेख भी लिख डाला कसब का। उसके जो हैं उसको उसको खड़ा भी कर लिया नाटक को, एक तरह से कहते हैं डायरेक्ट भी कर लिया। फिर अंकुर जी आए तो उन्होंने कहा ये क्या कर दिया तुमने। अब जब मुझे लगा कि जब इनविटेशन बना तो मैंने अपना नाम डायरेक्टर के रूप में रखा। तो फिर अंकुर ने बोला ये क्या, डायरेक्टर तो मैं हूँ। घोषित तो यही है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता था तो कि ये बात है। तो क्योंकि मैंने आपको तो कभी डायरेक्ट करते देखा नहीं है यहाँ, तो मैं डायरेक्ट कर रहा था, मैंने अपना नाम दे दिया। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने अपना नाम काट दिया। तो उन्होंने कहा चलो आप काटो मत, तुम ठीक है। तो एक पर्यवेक्षक डायरेक्टर जैसा शब्द जो है फिर वहां से अंकुर जी ने निकाला कि चलो एक ऐसा डायरेक्टर तो मैं ही रहूंगा, तो उसी को बनाओ। लेकिन उस नाटक के वहाँ भी मंचन हुए, फिर अलग अलग जगह मंचन होते हुए वो यहाँ यहाँ मंचन हुआ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी मंचित हुआ, लोगों को काफी पसंद आया अपने तरह मिनिमल चीजों के साथ जो है वो नाटक। क्योंकि अंकुर जी मुझे ताना देते थे कि तुम बहुत खर्च करवाते हो अपने नाटकों में, तुम्हारे डिजाइन जितने भी देखे मैंने एनएसडी में वो बहुत महंगे थे। सो यहाँ मैंने लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस नाटक में मैंने करने के लिए कसब को सिर्फ 13 रुपये खर्च किए थे, और वो भी उससे बड़ा वो एक चौकी जो थी उसमें लाना था। पर उतना ही खर्चा था, और कुछ तो नहीं खर्चा हुआ था। जो कुछ हम पहनते थे, जो कुछ करते थे, वही सब कुछ वहाँ था। जो कार्यशाला में सामग्री आती थी उसी से हम लोगों ने सब कुछ उसको बनाया था। लेकिन वो बेहद सफल मंचन रहा, और मनोहर श्याम जोशी जी ने भी उसको देखा। उन्होंने इनवाइट किया कि मेरे साथ लिखने में आ जाओ। फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा काम वो नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तो मैं फिर यहीं अपना थिएटर करने लगा। बाद में मुझे एक नाटक लिखने का अवसर मिला कि एक तारा टूटा। बंसी कौल जी ने पूछा कि भाई इस वक्त एक एनएसडी से निकलते वक्त एक नाटक मैंने समझौता जो आज भी चल रहा है, ये बाद में बेहद पॉपुलर हुआ, जिसे लोग अकेले भी करते हैं, ग्रुप में करते हैं। वो बंशी कौल रंग विदूषक में संजय उपाध्याय जी एक नाटक डायरेक्ट करना चाहते थे। मैं एनएसडी से निकल रहा था, उन्होंने पूछा कि क्या तुम कोई ऐसी बताओ ऐसा नाटक जिसमें कि विदूष की अंदाज हो। तो मैंने उनसे शेयर किया कि मुक्तिबोध की ये कहानी है, आप कहें तो इसको मैं अडेप्ट करूँ। तो उस नाटक को अडेप्ट करने के लिए जगह तो नहीं थी, हॉस्टल भी छोड़ चुका था। तो उसको जहाँ भी दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप सुकून के साथ बैठ सकते हैं, जैसे सफदरजंग का मकबरा है, या महरौली का जो कुतुब मीनार है उसके पास जो आसपास के ग्राउंड हैं, उन सब जगहों पर तो मैंने बैठ करके इस नाटक को लिखा। तो वहाँ के कुछ चरित्र जो हैं उस नाटक में, गिलहरी वलहरी, ये सब चीजें जो है उस नाटक में सरक करके अपने आप आ गई वातावरण से उस नाटक में। और ये बेहद अच्छा लगा उनके लोगों ने भी जब उस नाटक को देखा, उस नाटक को पढ़ा, और करने में उन लोगों में खूब मजा आया, ऐसा मुझे वहाँ के अभिनेताओं ने बताया। और उनकी धारणा थी कि मैं एक बेहद मुक्तिबोध जैसा दिखने वाला आदमी होऊंगा, जो चिकड़ा सा और बेहद उम्र दराज आदमी होगा। लेकिन मुझसे मिलकर के उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये तो आप हैं। तो खैर ये मुझे भी अच्छा लगा कि खैर वो उस नाटक को उस तरह से नाटक को पढ़ते हुए उन्हें ये एहसास हुआ कि इस नाटक में जो कुछ लिखा गया है वो उसके पैरेलल जा रहा है, कथा के पैरेलल जा रहा है। बाद में इस नाटक को मेटा का जो महेंद्र थिएटर एक्सीलेंसी अवार्ड है वो भी मिला। वहाँ जूरी बैठ करके जूरी ने बैठ करके बहस की कि भाई ये नाटक ओरिजिनल है या नहीं है। लेकिन उन्हें फिर जब पूरा कंपेयर किया तो उन्हें लगा कि ये मौलिक नाटक ही है, और उसे मौलिक नाटक मानते हुए जो है एक 2012 में इस नाटक को सफर करने के बाद, यानी 91 से 2012 तक ये नाटक चलता रहा, और 12 में इसको जो है अवार्ड दिया गया। इसमें मजेदार घटना है कि निर्देशक ने जो है मुझसे छिपा करके रखा कि इस नाटक को अवार्ड मिला, और अवार्ड के पैसे भी ले गया, और बाद में उससे पैसे मांगे तो बोले भैया खर्च हो गया है, बहुत ज्यादा हुआ। तो लेखकों के साथ ये होता है कि हम बेईमानी करते हैं, और ये लगातार जो है पूरे हमारे रंगमंच के चरित्र में दिखता है।
कि वो लेखकों के पैसे नहीं देना चाहते और इसलिए जल्दी रंगमंच में लेखकों का अभाव भी है। तो खैर एक नाटक लिखने के लिए समझौता के आधार पर पंची कौल को लगा कि जो है नाटक लिख सकता है ये आदमी। तो त्रिपुरारी शर्मा जी उनका नाटक लिख रही थी। ये लोरिक चंदा की एक बेहद लोकप्रिय कहानी है। छत्तीसगढ़ और कहें तो मिथिलांचल में और उत्तर प्रदेश में भी लोरिकाइन के नाम से प्रसिद्ध है ये कहानी। तो उस पर ये नाटक बनाना चाहते थे। तो यहाँ जा करके छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में इस नाटक को लिखना था। एनएसडी के सेकेंड ईयर के बच्चे वहाँ गए थे और मैं रेजिडेंट प्ले राइट के रूप में वहाँ पहुंचा और नाटक को पहले मैंने पढ़ करके एक गया था, लिखा और उस नाटक को मैंने वहीं बैठ करके लिखा। और मजेदार बात ये होती थी कई सीन मैं लिख करके ले जाता था, फिर बनते थे कि यार ये चरित्र जो है ज्यादा अच्छा निकल के आ रहा है रिहर्सल में, इसको बढ़ाओ। तो फिर जा करके थोड़ी देर बाद मैं घूम करके आता था, नए फिर से एक सीन लिख करके आता। तो इस तरह से नाटक तैयार हुआ और किसी को ना डायरेक्टर को पता चला, ना म्यूजिक डायरेक्टर को पता चला, ना जब कब नाटक तैयार हो गया। और जब मैंने पहला शो देखा तो वो सबको बेहद पसंद आया और इस नाटक को जो है एक अलग से गड्ढा बना करके उस नाटक के लिए स्पेशल मंच तैयार किया था। एक अखाड़े के शक्ल में इसे तैयार किया गया था। बाद में इसे जो है वहां से मंचित होते होते बिलासपुर में मंचित हुआ, फिर रायगढ़ में मंचित हुआ, उसके बाद फिर ये दिल्ली में भी मंचित हुआ ये नाटक। और इस नाटक को हमने यहाँ किया, दिल्ली में भी किया। तो इस तरह से एक प्रतिष्ठा। उसी वक्त एक चीज में गैप रह गया कि यहाँ उस वक्त इतने मोबाइल तो थे नहीं, फोन से सूचना मिलती थी। और मैंने चार्ल्स वेलेस इंडिया टेस्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, इनका इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ से लोग मुझे खोज रहे थे कि ये प्ले राइट है, इसको प्ले राइटिंग के लिए जहाँ रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में जो है इसे भेजा जाए, जहाँ की प्ले राइट्स मैंने प्ले राइट्स का फेमस अड्डा है, वहाँ इसे प्ले राइटिंग का कोर्स करने के लिए भेजा जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ यूं कि मैं मिल नहीं पाया समय पे और वो जो है वो मौका मेरे हाथ से निकल गया। फिर उन्होंने दूसरा क्षेत्र देखा तो उन्होंने पाया कि ये डिजाइन में भी इसका हाथ है। तो मुझे डिजाइन सीखने के लिए जो है माउंट व्यू थिएटर स्कूल लंदन में मौका दिया गया और 99 में मैं फिर वहाँ चला गया। तो 90 वहाँ करके आया, फिर वहाँ से लौट करके आया। एक बार दोबारा थिएटर में जो है अपना स्ट्रगल जो है फिर दोबारा शुरू किया मैंने। तो इस दौरान जो है एक बड़ा मौका मिला कि मुझे महिंद्रा हिल्स जो है, जहाँ सिकंदराबाद और हैदराबाद इस दोनों के बीच में, जहाँ जो है एएफएमसी आर्मी फोर्स में आर्मेड फोर्सेस का जो है वहाँ कैंप लगा हुआ था। उनका भी जो है 75 साल या ऐसा ही कुछ होने वाला था। तो रीयूनियन पार्टी थी। तो रीयूनियन पार्टी में वहाँ हमारे उन्होंने मुझे इंगेज किया कि आपको एक बड़ा सा, वो कह रहे थे सोनेट लुमेर, यानी कि एक जो है गाता बजाता हुआ एक नाटकीय अनुभव जो है जो क्रिएट करना है। तो वहाँ मैंने बाकायदा 100-150 नौजवानों के साथ जो है, सैनिकों के साथ जो है एक बड़ा सा मंच बनवाया मिट्टी उठा करके। और थोड़ा सा हैदराबाद में पीछे जो है महिंद्रा हिल्स थे, वहाँ उस वक्त कारगिल का भी युद्ध चला था। तो कारगिल के एक चोटी के रूप में पूरे पहाड़ को भी उन्होंने व्हाइट से कर मैंने चूना पोत करके वो भी है, वहाँ तिरंगा लहराया जाता था। तो वहाँ वहाँ भी जो है वो बाकायदा सैनिक टीएनटी वगैरह ब्लास्ट करते थे, जो उनके पास थे वो सचमुच की राइफलें लेकर के वो करते थे। उस बीच में भरतनाट्यम के लोकल एक अच्छे डांसर वो भी उसमें इन्वॉल्व किया था। तो उस वक्त और ये करता रहा। और साथ में जो है एक और भी विशेष जुड़ाव मेरा हो गया था, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज जो अब जीएसटी में तब्दील हो चुका है। वहाँ उनकी एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है उनका। तो उस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में सांस्कृतिक जो उनका दल है, तो वो हर साल जो है अपने लिए जो है डिपार्टमेंटल शोज बनाती थी। तो उसमें मुझे जोड़ा उन्होंने उन्हें, क्योंकि मेरे पिताजी कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में थे, तो उन्हें लगा कि इनसे बात बन जाएगी, एक ट्यूनिंग बैठेगी। तो मुझे जोड़ा और मैंने उनके लिए जो हर साल एक दो नाटक 10 दिन का अनशन मैंने उन्हीं के लिए पहली बार लिखा था। और ये नाटक बेहद सफल रहा। सदाचार का ताबीज लिखा, फिर ट्रेन टू पाकिस्तान जैसे नाटक भी उनके लिए लिखे। और बहुत सारे नाटकों को एडिट करके मैं उनको देता था, यानी बौद्धिकता वाला काम जो है उनको
उनके रिहर्सल्स कभी बैठ करके देख लेता था और ठीक कर देता था कि ये चीज़ें हैं। अपनी प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं उन सब के साथ जो है उनके परफॉर्मेंसेस को बेहतर बना देता था, तो उनको बेहद सफलता मिली। और अभी तक हम दोनों के बीच जो है अच्छा है। जीएसटी है, वही जो है एक कंपोज करने के लिए हमारी धर्म पत्नी भी उसी प्रसंग में मिली कि उनको वो कथक की डांसर थी, और एक नाटक में कोरियोग्राफी के लिए प्रतिभा सिंह जो है उनको हम लेकर के गए थे, और वहीं हम लोगों ने एक दूसरे के साथ स्वीकारा कि चलो आगे जीना है। तो 2001 में हमारी शादी हुई, तो कथक के साथ जो है उसके बाद से श्री राम सेंटर में मैंने काफ़ी जो सेकेंड ईयर के बच्चे, फाइनल ईयर के बच्चे थे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस में रेगुलर लेता रहता था। तो वहाँ जो हमने मुश्ताक काक थी, तो उन्होंने कहा आकर के नाटक डायरेक्ट करो यार। तो वो हिंदी के नाटक सब करते हैं, तो एक विदेशी नाटकों को करो। तो मैंने राइज एंड फॉल ऑफ द सिटी ऑफ महागुनी जो ब्रेख्त का नाटक है, उसे हमने डायरेक्ट किया। जो रॉबिन दास ने मुझसे अनुवाद करवाया था। हालांकि रॉबिन दास की अपनी जो काम करने की प्रवृत्ति है, उसके हिसाब से जो भी कुछ काम होता है वो अपने सामने बिठा करके, और वो एक तरह से कहें तो करवाते हैं, डिक्टेट करवाते हैं। वो जो चाहते हैं आपकी प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए वो उस दिशा में ले जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी आदत के अनुसार जो है उसे पूरा ही अडेप्ट नहीं, ट्रांसलेट करके उनको दे दिया। तो जो शायद उन्हें अखर गया, और उन्होंने जो है उस नाटक को फिर भी करना चाहा। मैंने कहा कि ठीक है, ठीक करेंगे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाए। वो बीमार पड़ गए और दूसरे कार्य में व्यस्त हो गए। तो फिर मेरे सामने वो नाटक था, मैंने एसआरसी के लिए उसको डायरेक्ट किया, और ये काफ़ी लोगों को खूब पसंद आया। इसके 4 शोज हुए, और चारों शोज में अलग अलग लोगों ने किरदार में। तो मेरे अपने काम करने का जो तरीका डेवलप हुआ, या लंदन जाकर के मैंने सीखा कि भाई जो है कैसे एक प्रोडक्शन को माउंट करना चाहिए, और एक प्रोफेशनल एथिक्स ये है कि आप अपना काम जो है अच्छी तरह से करें, बाकी काम दूसरे को करने दें, उसके काम में दखल ना दें, और विश्वास रखें कि वो भी उतनी शिद्दत से अपना काम करेगा जितने शिद्दत से आप अपने काम को करते हैं। तो ये एक तरीका मैंने इख्तियार किया, और मुझे लगता है कि इससे मुझे बहुत बड़ी मदद मिली, और मेरे काम भी अच्छे हुए। इसी दौरान मैंने मैकबेथ जैसा अनुवाद भी किया, पटना में प्रांगण जैसे जनवादी। और इस दौरान एक खास घटना ये भी हुई कि पटना में लौट करके गया, और मेरी अपेक्षा थी इफ्ता जैसी संस्था जो मुझे, जहाँ से मैंने सीखी है, वो मुझे स्वीकार करेगा, मेरा स्वागत करेगा। लेकिन उल्टा हुआ कि उन्होंने आज तक मुझे फिर दोबारा पूछा नहीं। जब तक कि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तब तक पूछते नहीं। तो ये मुझे विचित्र सा की अनुभूति हुई। और ये बात कोई नई नहीं है, हरदीप तनवीर साहब भी इसके गवाह हैं। उन्होंने जब तक वो छोड़े नहीं, तब तक उनको जो है अपने पर नहीं निकले। तो खैर ये होता है कई बार। तो चीज़ें जो है इतना में नहीं हो पाया, तो मैंने उसके समानांतर जो संस्था चल रही थी दूसरी, प्रांगण जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा, मैंने उसके लिए महादेव जैसा नाटक डायरेक्ट किया, फिर महामहिम जैसा नाटक डायरेक्ट किया, और बड़े मैंने अच्छे प्रोडक्शंस निकल करके आए। तो वहाँ मैं उन सब के साथ करता रहा, और वहाँ पटना पटना क्योंकि ससुराल भी है, तो इस वजह से वहाँ मुझे बड़ी सुविधा होती थी। हमारे ससुराल में सब जहाँ मेरे घर में जो है म्यूजिक का माहौल नहीं है, तो वहाँ जो है कोई तबला बजाता था, तो कोई गाता था, कोई सितार बजाता था, तो एक पत्नी तो डांस करती ही थी। तो ये सब कुछ जो है, अब मैं सब कुछ है, ससुर जो है वो दीवाने थे अभिनय के, बम्बई भी भाग करके चले गए थे। तो ये इन सब के बीच में जो है मुझे अच्छा वातावरण मिला। तो उसमें पटना भी जा करके मैं जब भी रचना करता था, तो ये सारे लोग जो हैं, इनका कुनबा या इनके जानने वाले पूरा जो है, और बच्चा भी मेरा पैदा हुआ तो उसी परिवेश में, मैकबेथ में जो नन्हा बच्चा आता है, तो वो उसी वक्त पैदा हुआ था। तो वो उसी में नाटक में भी उसने भी भागीदारी निभाई थी। तो ये से 1 महीने के बच्चे ने भी उस नाटक में भाग लिया था। तो ये सब चलता रहा उसके बाद। और रंगमंच करते 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 बार बार कोशिश यही रही कि हम, मैं जो कुछ भी करूं उसे नया। उसी वक्त हमने ओथेलो नाटक ये किया था, जो एक ओथेलो नाटक जो है थिएटर यूनिट पटना के साथ किया। उस नाटक की खास बात ये थी कि वो भी कमी में अभाव से जुड़े हुए लोग, सेकेंड ईयर में जब था उसी वक्त किया था।
वो नाटक कर रहे थे और कैसे नहीं थे। तो हमने किया क्या कि जितने मुर्दा जो जिनके हम वहाँ जो मैकबेथ का जो रोल करता था वो दरअसल में उसको डोम राजा कहा जाता है, तो एक घाट का वो राजा था। तो जो भी लाश जाती थी, जिस पर की लाश आती थी, और तो लाश उस पर से उतार करके वो सीढ़ियाँ जो है वहां से आकर के इकट्ठा होकर के हमारे रिहर्सल में चली आती थी। उसको हम लोग जो है उसके सिंदूर उंदूर उस सबको हटा करके उस पर जल्दी से रंग चढ़ा करके फिर रिहर्सल में ले आते थे। तो इससे हमने ओथेलो का पूरा एक भव्य सेट तैयार किया था, खूब सारे। और वो लोगों को बताया नहीं कि ये सीढ़ियाँ कहाँ से आ रही हैं। वो नाटक हो गया तब हमने बताया, तब उनको जो है कई लोगों को बुरे बुरे सपने भी आने लगे। लेकिन बाद में वो कालिदास संग्रहालय में पड़े रहे और खूब लोगों ने उसका इस्तेमाल किया और उसका काम हुआ। तो ये काम भी हम लोगों ने किया और इस दौरान लगातार तो काम मेरे पास रहता रहा। मैं जब भी काम नहीं होता था और पॉकेट में पैसे होते तो मैं लाइब्रेरी के अंदर होता था, कुछ पढ़ रहा होता था, कुछ सामग्री ढूंढ रहा होता था कि नया कुछ करने के लिए अपने आप को कोई उत्तेजित करने वाली कहानी, कविता या कोई प्रसंग मिल जाए जिस पे मैं नाटक बना सकूं या नाटक के सपने देख सकूं। जब पॉकेट में पैसे खत्म होता था तो बाहर जाके खड़ा होता था, तो दूसरे दिन हाथ में काम रहता था। ये हमेशा हुआ और ज़्यादातर काम जो है एनएसडी के एक्सटेंशन प्रोग्राम्स के काम, 1 साल मैंने एक्सटेंशन की नौकरी भी की। लेकिन उस वक्त इतने कम पैसे मिल रहे थे कि मुझे लगा कि ये जो है शोषण हो रहा है, तो मैंने वो काम भी छोड़ दिया था। 1 साल बाद जो मेरी रुचि उसमें ख़त्म हो गई थी और बाद में फ्रीलांसिंग ही करता रहा मैं। चूँकि मुंबई मुझे बहुत अट्रैक्ट नहीं करता था, कभी जाने की उसमें लालसा भी नहीं थी, तो यही मैं काम ढूँढता रहता था। कोशिश की कि कई सारे स्कूलों में जा कर के, एक आध स्कूल में मैं इंटरव्यू देने गया, तो जहाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा था एमआईटी में, मैंने कहा सोचा कि वहीं जा कर के मैं नौकरी कर लूँ। लेकिन एमआईटी वालों को भी लगा कि ये इस आदमी को कैसे रखेंगे स्कूल में, या अब इतनी जानकारी आप हमारे स्कूल के लिए ठीक नहीं है। तो फिर अब ये तो फिर खैर वो नहीं हुआ और 2012 में मैंने फिर जो है करते-करते श्री राम सेंटर, बीएनए इन सब जगह पढ़ाता रहा। देश भर का तकरीबन सभी जगह जहाँ भी कोयम्बटूर जा कर के मैंने तमिलनाडु में भी एनएसडी के वर्कशॉप्स और बच्चों के वर्कशॉप जो पहली बार उधर आयोजित किया, तो उनमें उससे भी मैंने किया। और त्रिवल्लुवर के ऊपर मैंने काम किया, वहाँ एनटीपीसी के ढेर सारे वर्कशॉप्स किए। और जो उस दौरान एक हम लोगों ने तरीका भी ढूंढा था कि थिएटर जो है किसी की ज़िंदगी में, किसी की प्रोफेशनल लाइफ में क्या भूमिका निभा सकता है। इस पर मैं खूब सोचता था, हम करते थे और नाटकों को उपयोगी बनाने की तरफ जो है हम खूब सारे प्रयोग करते थे। और इस कारण से मेरे पास काम की कभी कमी नहीं रही। सिर्फ लोगों को पता चलना होता था कि ये खाली बैठा है, तो काम हो जाता था। हमारे पास बहुत पैसे नहीं होते थे लेकिन काम चलता रहा ज़िंदगी। और आज भी वही हालत है कि हमारे पास एक अच्छी सी नौकरी है, सब है, काम है। मैं जो है अभी संगीत नाटक अकादमी का उप सचिव हूँ और यहाँ काम करने की खूब सारी गुंजाइश है। लेकिन व्यवस्था है, व्यवस्था में जो है सब चीज़ें आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आप उसके नियामक नहीं हैं। तो वो चीज़ें आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन सब चीज़ें हो जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन नीति निर्धारण में जो भी मदद हो सकता है, मैं यहाँ बैठते हुए जो भी जी थिएटर वालों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पीड़ाएँ मैंने सही है देखी हैं, बाहर जो कुछ मैंने महसूस किया है वो दूसरे भी महसूस करते होंगे और वही चीज़ें हो रही होंगी, तो मैं उनकी जितनी मदद कर पाऊँ उतना अच्छा है। और ये रहते हुए भी, यहाँ रहते हुए भी एक छटपटाहट रहती है कि कुछ नाटक मैं लिख लूँ, कुछ नाटक डायरेक्ट कर लूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और इस एक्स्ट्रा एफर्ट करने में मैं कभी उर्दू घर के साथ जुड़ता हूँ, तो कभी बैरूप आर्ट्स ग्रुप के साथ जुड़ करके मैंने उर्दू के खूब नाटक किए। और गैर ज़रूरी लोग, P3 जैसे लोग जो हैं वो, और आरती कला मंडली जैसी एक संस्था है जिसके साथ जो मैं मुझे एक अभिनेता के रूप में उसने लॉन्च किया। और एकल अभिनय करने की नुकरा का तमाशा जो बेहद चर्चित नाटक है, जिसे मैं अकेला 1.5 घंटे में मंचित करता हूँ, जिसका कोई आलेख अब तक नहीं लिखा जा सका है। वो बस मंच पर होता हूँ और वो एक कथा के जो यात्रा है उस यात्रा पर निकलता हूँ और साथ साथ जो समकालीन
अनुभव है, समकालीन जो चेतना है अभिनेता के रूप में, मनुष्य के रूप में जो चेतना है, उस चेतना की अभिव्यक्ति जो है साथ साथ उस कथा के माध्यम से होती रहती है, और सरस ढंग से एक म्यूजिकल जर्नी जो है हम निकलते हैं। और मुझे आज तक उसको करते हुए कभी निराशा नहीं लगी, और कभी उसमें मुझे बासीपन नहीं आया। शायद मेरे जो मैं अपने रिहर्सल में अभिनेताओं से चाहता था कि जिंदा रहो, लाइव रहो, अभी का ताज़ा परफॉर्मेंस दो, तो वो मैं वहाँ एक तरह से एग्जीक्यूट करता हूँ कि मैं वहाँ संवाद जो है क्या बोलने हैं वो मैं भूल जाता हूँ, और क्या अर्थ है वो मैं बोलता रहता हूँ। इसी तरह राम की शक्ति पूजा जैसे उसका पूरा अकेला पाठ करके भी मैंने एक नाटक मंचित किया, और ये बेहद चर्चित रहा है। और धूमिल की पटकथा भी मैंने जिस ढंग से पाठ करता था, वो बहुत लोगों ने इसको याद भी कर लिया है। अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं धूमिल की पटकथा, हालांकि ये सबाल्टर्न क्लास की जो बातें हैं ये अब करने में बेहद अब करने के लिए लोग समझदार भी उतने नहीं है, और अभिनेता के पास इतना वक्त भी नहीं है। अभिनेता अभी के समय में जो है जल्दी तैयार होना चाहता है, और इस लॉकडाउन की स्थिति में तो अभिनेताओं के लिए नए तरह के, नए ढंग से सोचने का अवसर भी है। और ये करते करते नाटक लिखता रहा हूँ। अब तक मेरे 40 से करीब मंच आलेख है। मैं मंच आलेख इसलिए कहता हूँ कि सारे के सारे मंच के लिए लिखे गए, और मंचित होने के लिए, जब तक मंचित होने का टारगेट नहीं मिलता मैं लिखता भी नहीं हूँ। अभी अभी ताज़ा नाटक जो है वो एक छप्पा है, जिसे मैं खारू का खरा किस्सा कहता हूँ, लेकिन ये भेड़िया के नाम से कला वसुधा में छपा है। इसका एकल मंचन प्रतिभा सिंह ने डायरेक्ट किया था भारतेंदु नाट्य उत्सव। भारतेंदु नाट्य कह रहा हूँ कि ये भरत मुनि नाट्य उत्सव जो होता है उसके लिए किया था। संजय श्रीवास्तव ने इसका बेहद उम्दा अभिनय किया है, तो वो भी है। अभी मैंने एक फार्स का एक प्ले भी डायरेक्ट किया, फुहार करके, और ये गिरधर प्रकाश राठी हैं राजस्थान के, उन्होंने एक फार्सिकल नोट पर इसकी एक कहानी लिखी है। और वो मनुष्य की अपनी विकृतियां कैसे जो हैं उसके उसको जो है विकृत सोच जो है कैसे तब्दील होती है, और वो एक बैंक में एक घटना घटित होती है। तो विकृतियों के बीच में जो है हंसी के फुहार जो है उठते रहते हैं। तो उसको उस पर भी एक नाटक तैयार किया हिंदी एकेडमी के लिए, और हिंदी एकेडमी में मुझे अपने काम के लिए हिंदी में मैंने जैसे निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे, जो मुश्किल कहानी है, उसका एडेप्टेशन किया। बाद में इसे भारत रंग महोत्सव में भी किया गया। और सर रुदाली एक राहंगी राघव की कहानी है, जिसे सतीश आनंद जी ने डायरेक्ट किया। इन दोनों नाटकों को ये भी हुआ। प्रवीण शेखर ने डायरेक्ट किया, उसे भी भारत रंग महोत्सव के ओलंपियाड में वहाँ मंचित किया गया। और समझौता जैसे वहाँ मंचित हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने कई बार अपने निर्देशित नाटकों को भारत रंग महोत्सव में डाला, और जहाँ तक मेरी समझ में, मैं जानता हूँ कि मेरे नाटक देखने लायक उम्दा नाटक हैं। लेकिन खूबसूरत बहू भी अभी डाला था, लेकिन उनकी समझ में शायद वो नहीं आया, या वहाँ का कुछ संगठन ऐसा है, या वहाँ के व्यवस्था ऐसी है कि उसमें जो है जब तक उनके पीछे ना लगो, उनका उनको तवज्जो ना दो, उनके पास बैठो नहीं, चाय नहीं पियो, आपके नाटक सेलेक्ट नहीं होते। और मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता। मैं अपना काम करता रहता हूँ। और फिलहाल जो है अभी मुझे कथक केंद्र का भी निर्देशक बनाया गया है। तो कथक केंद्र चूँकि घर में कथक की नृत्यांगना है, और कथक केंद्र हमेशा एनएसजी के करीब रहा है, तो इसलिए जो है वो वहाँ जाकर के कुछ ऐसा अजूबा तो अनुभव नहीं हुआ, लेकिन एक रचना करने के लिए जो एक पूरी रिपेटरी मौजूद है, तो वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में आपने यदि किसी एक संस्थान, जो सरकारी संस्थान, किसी को जीवंतता के साथ, जीवंतता की धमक के साथ आपने उपस्थित मौजूद पाया होगा, तो वो कथक केंद्र है। जहाँ जो है मेरे होने के कारण जो, क्योंकि मुझे लगता है कि आर्काइवल इस वक्त दिखाना ठीक नहीं है। ये मेरा अपना विचार है कि हम आर्काइवल इस वक्त ना दिखाएं, क्योंकि वो एक जीवित मनुष्य के परफॉर्मेंस की जगह ले लेता है, जो जिसको करने से शायद जो है उसको उस किसी हम कलाकार के पॉकेट में हम कुछ पैसे डाल सकते हैं। हालांकि संगीत नाटक अकादमी संवेदनशील है, और उसने तय किया है कि वो भी उसको माने परफॉर्मेंस का करने वाले जिसको भी वो इन्वॉल्व करती है,
इस दौर में, इस लॉकडाउन के पीरियड में परफॉर्मेंस करने के लिए वो कैसे भी कर रहा हो, तो उसे हम नॉर्मल परफॉर्मेंस की तरह ही उसको पेमेंट करेंगे, उसकी फीस वैसी ही रहेगी, क्योंकि इसमें उसकी गलती नहीं है। वो अपना कला श्रम उतना ही कर रहा है, कला के अनुभव उतना ही शेयर कर रहा है, इसलिए उसे मानदेय भी उतना ही मिलना चाहिए। साथ साथ हम इसलिए भी तैयार हैं कि हम देख रहे हैं कि अब जो है नाटक को उनको उनकी जगह से, उनके दर्शकों के साथ, उनके ढंग से जो है मंचित करके हम दूर से कहीं से दिखा सकते हैं। इस दिखाने के लिए भी जो हम उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दें, तो हम एक इसलिए कि वो 2-4 कैमरा सेटअप, अच्छा कैमरा सेटअप, अच्छा एडिटर हायर करके ऐसा करें, तो ये हम लोग कर पा रहे हैं। और लेखन चल रहा है। अभी मैं जो है वाल्मीकि रामायण पे भी कुछ काम कर रहा हूँ, और वंदे मातरम हमने किया, जहाँ वंदे मातरम का मतलब सिर्फ जो है नारे लगाना नहीं है, देशभक्ति नहीं है, मातृ की वंदना है, मातृशक्तियों की वंदना है, सृजनात्मक शक्तियों की वंदना है। जो जो भी सृजनात्मक होती हैं उसमें मातृत्व का पक्ष होता है। हम भी सृजनात्मक होते हैं तो एक माँ की तरह किसी एक स्क्रिप्ट को जो है जन्म देते हैं, उसकी सेवा सजम करते हैं, तो वो सब जो है एक मातृत्व का जो पक्ष है, तो वो उसको वंदे मातरम को यही करके, तो कथक केंद्र के सारे आर्टिस्टों ने मिल करके एक ऐसा कहें तो एक वंदे मातरम का म्यूजिकल स्कोरिंग तैयार किया और एक डांस स्कोर है, तो 2 वैरायटी तैयार है। और अभी हम वाल्मीकि रामायण भी करने की सोच रहे हैं, और साथ में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, यानी राम की वो प्रसंग जिसमें वो दलितों को, या जो जिनको वो शबरी के जूठे बैर भी खाते हैं, अहल्या का उद्धार भी करते हैं, केवट के साथ भी जाते हैं, इस तरह के प्रसंगों को जो है हम लेकर के एक डांस में करेंगे। और अभी अज्ञेय के ऊपर भी, अज्ञेय की कविताओं की जो प्रस्तुति है उसे भी नृत्य में हम विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हम 30 तारीख को कर रहे हैं। तो मेरी सारी गतिविधियां जो है इस तरह से सांस्थानिक भी हैं, और जहाँ मैं रचना का सुख भी लेना चाह रहा हूँ और करता रहता हूँ। और अब चाहें तो आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो अच्छा है, बाकी सर ने आज बहुत ही अच्छी बातें बताई, और मतलब कुछ तमाम चीजें तो ऐसी कि मैं लगभग 7-8 सालों से तो उनको आपको जानता हूँ, लेकिन बहुत सी चीजें, नई चीजें मुझे जानने को मिली। और एक आपकी जो यात्रा है वो बड़ी बेबाक यात्रा है, बहुत आनंद आया, बहुत ही जैसे संघर्ष के साथ में आपने कैसे जो है आगे बढ़े हैं, और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब एक काम बेबाक स्टाइल, एक अलग स्टाइल। तो मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि जो भी कोई सवाल करना चाहे तो सबसे सवाल कर सकते हैं, थिएटर को लेके अपनी मन में कोई और जिज्ञासा हो, जो भी साथी सवाल करना चाहते हो वो अपने माइक को अनम्यूट कर सवाल कर सकते हैं। हेलो, लगता है कोई सवाल, कोई सर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आप। हाँ पूछिए। कि एक जैसे जो थिएटर कर रहा है 10-12 साल से या 15 साल से, उसके लिए भी प्रशिक्षण या एक जो वर्कशॉप होती है उनका कितना महत्व होता है? देखिए रंगमंच चूंकि सर मेरी आवाज आ रही समकालीन है? कला, हाँ आज सुन लिया मैंने कि जो 10-12 साल से भी थिएटर कर रही हैं, यानी रंगमंच का अनुभव जिनके पास हो गया उनके लिए प्रशिक्षण का क्या महत्व है, यही आप जानना चाह रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि रंगमंच जो है एक समकालीन कला है, और समकालीन संदर्भ के साथ, समकालीन उपकरणों के साथ, समकालीन जितने भी उपलब्धियां हैं समकालीन परिवेश में, सब में रंगमंच अपने आप को साबित करता है। तो जब ये चीजें हैं तो कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि वो सब कुछ जानता है। रंगमंच में वो जितना जानता है वो उपयोगी हो सकता है, उससे उसका काम चल सकता है, लेकिन हमेशा है क्या कि आपको एक चैलेंजिंग पोजीशन में रहना चाहिए। यदि वर्तमान स्थिति को चैलेंज करना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा गेन करना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ अपने ही व्यक्तित्व में कुछ अतिरिक्त जोड़ना पड़ेगा। कई बार कई नए आलेख को जोड़ना पड़ता है, तो नए आलेख या नए आलेख के करने का ढंग
आलेख के स्ट्रक्चर को रखने का ढंग या प्रेजेंटेशन का ढंग। हो सकता है कि आप डिजाइन के एस्पेक्ट में लगे कि यार मेरे नाटक सब तो ठीक है, लेकिन मैं डिजाइनिंग में थोड़ा कमजोर हूँ, ये बात मुझे सीखनी चाहिए। तो ये बात भी सीख सकते हैं। बाद में हो सकता है कि आप बोलें कि डिजाइन बेकार सी चीज है, जब मुझे डिजाइन नहीं सीखनी है, मुझे जो है इंटरनलाइजेशन जो है अभिनेता का जो अंतर तत्व जो है उसे मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, जहाँ जाकर के ग्रोतोवस्की या वहाँ के जहाँ जाकर के थिएटर कई बार आपको लगे कि यार ये बहुत हो गया सीधा सीधा नाटक, मैं एब्स्ट्रैक्ट ढंग का नाटक करूंगा या एब्सर्ड नाटक करूंगा, वो मैं करना चाहूंगा। क्योंकि आदमी तो एब्सर्ड ही है, एब्स्ट्रैक्ट, हमारी सोच एब्स्ट्रैक्ट होती है, वो कोई रूप लेती है, और जो रूप लेती है वो लोगों को एक्साइटमेंट नहीं दे रही है। तो मुझे कुछ ऐसे फॉर्म इजाद करने, यार मेरे नाटक म्यूजिकल नहीं हो रहे हैं, तो मुझे म्यूजिकल चीजों को समझना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी लगे कि मुझे सीखना पड़ सकता है। तो आपके आजकल क्या है कि गुरु तो हमारा एक गूगल गुरु भी है। गूगल गुरु बाबा हर चीज हमें उपलब्ध करा देता है कि हमें ताई ची सीखना है तो चलो भाई ताई ची, हमने टाइप किया, बोल भी दिया तो वो ताई ची ला करके रख देगा 50 की, बोलेगा, पूछेगा वीडियो देखना है कि आपको पढ़ना है, आप पढ़ के समझेंगे या देख के सीखेंगे। तो ये दोनों ही चीजें हैं। तो कहावत वही है कि सुनना ठीक है, देखना भी ठीक है, लेकिन करने से आदमी समझता है, करने से आदमी जो है उसके जहन में बैठ जाता है, खुद भी समझता है, दूसरों को भी समझा पाता है। तो ये करके देखने वाली विधा है, और इस करने के लिए जो हमेशा कभी इसकी जो है इसमें आपको विद्यार्थी रहना ही पड़ेगा, और रहना भी चाहिए। जो इस गुमान में रहेंगे वो कहीं पीछे छूट जाते हैं, और हमारे कई सारे पारंपरिक कलाएं जो है इसी में टूट गई, वो खत्म हो गई कि उन्होंने सीखा कि जो हमारे बाप दादाओं से मिला है, इसके अलावा हमें क्या जानना, नहीं जानना। तो वो जो समय आगे बढ़ गया है वो आप में रुचि नहीं ले रहा है, क्योंकि आप बाप दादाओं को ही लेकर उनकी लाश को लेकर के चल रहे हो। परंपरा तो जीवित तब रहती है जब उसमें प्रयोग होते हैं, और आप प्रयोग अपने ऊपर, अपने आप को भी जीवित लाश में तब्दील करना है तो अपने ऊपर प्रयोग करना बंद कर दीजिए। नए विचार, नए चीजें, नए दर्शन, नए उपलब्धियां सबका छोड़ दीजिए, तो आप एक जीवित लाश में तब्दील हो जाएंगे। और बहुत लोग होते हैं वो जीवित लाश होते हैं, उनसे पूछिए तो उनसे आपको पता होगा कि जब दूसरा आपके बारे में ये जानकारी ले ले कि भैया ये नाटक करेगा तो ऐसा ही करेगा, उसका नाटक देखने जाओ तो उसमें यही चीज होगी, तो समझ लीजिए कि आप एक मुर्दा रंगमंच की उपस्थिति दे रहे हैं। तो ऐसे मुर्दा रंगमंच से छुटकारा पाने के लिए आपको जीवित होने के तत्व क्या है, कि समकालीन होने के तत्व आपको खोजने पड़ेंगे। रोजाना आपको सीखना पड़ेगा, कहने का नया ढंग सीखना पड़ेगा, करने का नया ढंग सीखना पड़ेगा, डिजाइन करने का नया ढंग सीखना पड़ेगा। हो सकता है कहीं तो ये काम निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा। और चूंकि जो हमारे पास जनरेशन आती है वो अभी की जनरेशन, और अभी की जनरेशन के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, वो जानकारी उनके पास बहुत है। आप बोलेंगे कि स्टानिस्लावस्की क्या है, कि वो आपको पहले हमें खोजने में वर्षों लगते थे कि स्टानिस्लावस्की कौन है, उसकी किताब कहाँ है, लेकिन अब वो बोलेगा स्टानिस्लावस्की, अब उसके बाद आ गया। हाँ, स्टानिस्लावस्की जो है रशियन थिएटर का एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है, जिसने जो है एन एक्टर पीपल्स लिखा है, वो धड़ाधड़ आ जाएगा। तो लेकिन उस इंफॉर्मेशन का वो करे क्या, वो आपकी समझ पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको भी अब बहुत अधिक समृद्ध होने की जरूरत है। अब यूं ही नहीं चलेगा, आपको एक जवाबदेही, आइदर आप इन सबको छोड़ दीजिए, बिंदास होइए कि मैं जो कुछ हूँ अभी हूँ और अभी के लिए करूंगा। जैसे बहुत सारे नए फिल्म निर्देशक इसलिए आते हैं, नए नाटक इसलिए आते हैं, नई फिल्में इसलिए आती हैं कि वो पुराने की परवाह नहीं करती। वो अपने नई सोच आती है, नए विचार आते हैं, नए अनुभव होते हैं, वो उसको डिस्कशन करने नहीं बैठती पहले, वो उसे करके देख लेती हैं, और करके देख लेती हैं और सफल हो जाती हैं तो दूसरी उसके लीक पर चल पड़ती हैं। तो हमें नए नए लीक, नए नए रास्ते बनाने ही पड़ेंगे। और इसलिए हमें रंगमंच में खासकर जिस तरह से नर्तक करता है, जिस तरह से गायक करता है, जिस तरह से जो है अच्छे चित्रकार करते हैं, वो रोज नई पेंटिंग बनाते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं पुरानी पेंटिंग जो बनाई थी मोनालिसा बना करके मैं फिर मोनालिसा की कृति बना रहा हूँ, ऐसा नहीं किया उन्होंने हर रोज जब दूसरा ब्रश उठाया तो नई कृति बनाई। ये रंगमंच वाले ही करते हैं कि कहते हैं कि कोशिश करते हैं कि हम वही वाला शो रिपीट करेंगे यार,
ये रिपीट नहीं करेंगे, हम उसी शो को पुनर्जीवित करेंगे, नए कैनवस के आगे हम उसको खड़ा करेंगे, नए अनुभव सृजित करेंगे। तो ये हमें नवीनतम नूतन हमेशा बने रहना पड़ेगा। इसलिए ये मत कहिए कि हमने 12 साल 15 साल 20 साल कर लिया तो हमारा काम खत्म हो गया। आप में वो वाकई आपको क्या है कि दूसरे के सवाल देने के लिए, सवाल के जवाब देने के लिए शायद इसकी जरूरत नहीं है कि आपको कुछ सीखना पड़े। वो आप बैठेंगे, हो सकता है कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप उसका काम पूरा कर जाए, लेकिन सवाल ये है कि आपने अपने लिए काम पूरा किया, अपने को जोड़ा कि नहीं। जो रंगमंच काम करता है कि वो उसी रिहर्सल को दोबारा देखता है और उसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ देता है, नया लाता है। यही हम अपने को देखें कि हम अपने में कुछ नया जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, वो चिंता की बात है। तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल। अपडेट रहना चाहिए भाई, अपडेट होना जरूरी है, बहुत जरूरी। पूजा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हेलो। नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते सर, नमस्ते सुमन सर। नमस्ते। आपकी पूरी बात सुन के मुझे लगा कि शायद आज हम। हाँ सर, मैं जॉली घोष बोल रही हूँ। जी जी जी। हेलो। हाँ, नमस्कार सुमन सर। सर जी नमस्कार। मैं ये कह रही थी कि जो आपने कहा था ना कि उच्चारण में सा और शा का परिवर्तन, लेकिन देखिए मैं बहुत साल से अनुकृति रंगमंडल में एक सामान्य कलाकार हूँ, तो मैं बहुत दिन से कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये बंगालियों में ये नहीं होता है। अब होता है क्या, मदर टंग MTI, उसमें जैसे मान लीजिए गांव की तरफ होते ना, वो लोग सा को शा ता, उनमें फर्क नहीं होता। लेकिन हम जैसे शहर में रहते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोग में शा और सा का कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा। अब हम लोग भी नहीं करते, कानों में सुनाई देने से ही फर्क नजर आ जाता है कि ये शा को सा बोल रहे हैं या सा को शा बोल रहे हैं। तो इसीलिए माफी चाहती हूँ ये बात कहने के लिए, लेकिन मतलब वो सुन के थोड़ा सा मुझे लगा तो আমি জানি না সেই কথাটা তো আমি জানি না, কিন্তু আপনি যে বললেন সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে আমি ওখানে কিশোরগঞ্জে ছিলাম, যে আমার তো প্রচুর বাঙালি, আর আমি বাংলা পড়াশোনা করতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা, नहीं होते पारे, আমি জানি না আপনার কথা সত্যি না। আসলে আমি তো অনেকদিন ধরে, আমি যখন ফার্স্ট এখানে এলাম তখন সবাই ভাবতো আমি তো বেঙ্গলি, আমি কি করে হিন্দি বলবো, তো ওরা একটুখানি কনফিউজ হতো ভাই। কিন্তু পড়াশোনা আমরা ইউপিতে থেকে পড়াশোনা করেছি, মাদার টাং তো মাদার টাং, হিন্দি ভাষাটা মানে একদম। हाँ, मेरी देखिए, मैं घर में अंगिका बोलता हूँ, घर में अंगिका जी। वहाँ चिक्का चिक्की भाषा जिसको राहुल सांस्कृतिक कहते हैं। उसके बाद बाहर जो है हिंदी, और आस पड़ोस में जहाँ जब जिस वक्त बच्चा सीख रहा होता है सबसे ज्यादा कान से ले रहा होता है, उस वक्त बंगाली। उसका पढ़ने के बंगाली मुझे तब पता चला कि जब मुझे आती है, पढ़ना लिखना आता है, ये तब पता चला जब मैं पटना चला आया। जी जी। जब तक उनके साथ था तब तक मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीजें मुझे आती है। ये बाद में जब मैंने उसको पढ़ना शुरू कर लिया, जब मैंने बोलना शुरू कर दिया, जब भी कोई बंगाली मिलता है या कोलकाता जाता तो बंगला में बात करना होता था, तब मुझे अरे ये चीजें तो मुझे आती है। तो खैर ये भाषा जानना अच्छी बात है, भाषा तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ कोशिश करता हूँ कई तरह की सीखूं। पटना में रहा तो मगही भी सीखा, भोजपुरी भी सीखा, तो हम सब भारतीय तो इसमें माहिर हैं कि हम सब 4-5 भाषाएं जानते ही जानते हैं। जी बिल्कुल, हमारी खासियत है, बहुत हमारी खासियत है। कोई बात नहीं, वो किसी कारण से हो सकता है अपने कोई बात नहीं, सॉरी सर, सॉरी सर, ग्रामीण मेरे मन में
হ্যাঁ, দেখে গ্রামে গ্রামের দিকে। হ্যাঁ গ্রামের দিকে হতে পারে কি গ্রামের দিকে হ্যাঁ, এই এসেছে কথাই বলে, কিন্তু আমরা যে এমনি হ্যাঁ এদিককার লোক, আমরা এরকম মানে বলি না। অনেক বাড়িতে হয়তো বলেও, কিন্তু আমরা আমার তো তো কানে লাগে না। আমি সঙ্গে সঙ্গে রিহার্সালে গেলে কেউ বললেই আমি তাকে টুকে দিই, এই তুমি শাকে শাকো বলছো কেন, তখন তাকে সব মানে এই আর কি। হ্যাঁ, খুব কানে লাগে আমাদের তো, ঠিক সেই আছে, আমার একটা মানে খুব ওই ভালো লাগলো আর লাগলো কি। হ্যাঁ। তা আমি তাই বললাম, সরি স্যার সেই জন্য। হ্যাঁ, না না ঠিক, হ্যাঁ ঠিক, খুব ভালো লাগলো, কিছু থ্যাংক ইউ। কিছু মনে করবেন না স্যার। হ্যাঁ तो ঠিক আছে। না না ও नहीं हाँ खैर, जॉली मैडम बहुत अच्छा, जॉली मैडम बहुत अच्छा हिंदी बोलती हैं। हाँ और समझिए कि इन्होंने हिंदी के हमारे साथ बहुत प्ले किए, एक बंगला प्ले भी हमारे लिए किया था। तो सुमन जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मतलब जो है आपके मतलब बहुत अच्छे सारी चीजें सुनने को मिली और कुछ बहुत नई जानकारियां मिली। तो और कोई साथी कोई सवाल करना चाहता है? हेलो। कोई और साथी सुमन जी से कोई अपनी हाँ सर, जिज्ञासा? हम पूछना चाहते थे। जी जी हाँ सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस समय में आपने लिखना शुरू किया था, वो उस समय में और आज के समय में जो लेखनी में जो परिवर्तन आया है, उसको आप कैसा देखते हैं? क्या वो परिवर्तन अच्छा परिवर्तन में है, या वो परिवर्तन पहले की तुलना में स्तर गिर गया है? क्योंकि लेखनी में और कहानियों में बड़ा मतलब जिसको कहते हैं व्यापारिकता सी एक नजर आने लगी है। जो एक मूल भाव हुआ करता था, जिससे एक मतलब जिससे मन जुड़ता था नाटक देख के, उसकी पटकथा को सुन करके, वो जुड़ाव आज एक मिसिंग दिखता है। तो क्या आप इसमें आपको कुछ अंतर जो दिखता है, वो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर दौर में ये सवाल रहता है कि जो पहले था वो बहुत अच्छा था, उससे हम जुड़ते थे। ये हमारे अपने विकास में भी होता है। तो हम जो कुछ पढ़ रहे थे उस वक्त, वो तो मजेदार लगता था, बड़ा अच्छा लगता था, हमें आवेग से भर देता था। और रचनाएं जो मैं चुनता था, वो दरअसल जब तक वो मुझ में आवेग नहीं, रचनात्मक आवेग सृष्टि नहीं करता था या उसको भड़काता नहीं था, तब तक मुझे उसे करने में, लिखने में मजा नहीं आता था। अमूमन जो है मेरी सारे तब तक मैं नहीं लिखता हूँ जब तक मैं उससे उसके आवेग में नहीं आता, लिखने का आवेग। और मैं मानता हूँ कि एक चीजें मैंने कहा ना कि मैं हर वक्त सीखने की कोशिश करता हूँ, वो इसलिए कोशिश करता हूँ कि चीजें रंगमंच या मेरे जरिए जब रंगमंच पर आए तो वो एक उसकी एक सार्थक उपस्थिति हो। कहानी क्या है? कहानी तो देखिए, दो, 1+1 2 होंगे, ये है। लेकिन 1+1 1+1/4 1/2 +1/4 भी हो सकता है, या 1/4 1/4 ये भी हो सकता है, या 1/3 और 1 बाई कुछ करके, ऐसे हम बहुत सारे वेरिएशंस निकाल सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और उस वेरिएशन को हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि हम अपनी विधा की चीजें जो है वो ला करके दें। तो हर दौर में अच्छी चीजें लिखी जा रही हैं, और ये हम तक कितना पहुंचती है आजकल, क्योंकि इतनी बाढ़ आई हुई है। इंफॉर्मेशन हमारे पास जिस मीडियम से भी आ रहा है, सोशल वेबसाइट से या किताबों से, प्रिंटिंग भी आजकल आसान हो गई है। पहले एक कहानी छपने का मतलब, एक अखबार में आपके नाम छपने का मतलब बहुत बड़ा होता था। अखबार में नाम छपने पर तो लोगों ने एक कहानियां, व्यंग तक लिख डाले, और बिल्कुल सही कह वो रहे हैं सर। मजेदार व्यंग थे। लेकिन अब क्या है कि अब हमारे लिए क्या वो छपना इतना एक्साइटमेंट होता है। अब किसी का किताब का छपना क्या इतनी बड़ी घटना होती है, किसी कविता का छपना क्या इतनी बड़ी घटना होती है, किसी पत्रिकाओं का छपना क्या इतनी बड़ी घटना होती है। अब तो पत्रिकाएं छपनी बंद हो रही हैं। अब तो देखिए, सरकार ने तो ये घोषणा कर डाली कि हमें ना इन्विटेशन छापना है, ना ब्रोशर छापना है, ना कुछ छापना है। अब मत छापिए, पैसे बचाने हैं, और इसमें डिजिटल फॉर्मेट में जाना है। तो ये अब चीजें बदल रही हैं इस दौर में। तो क्या नहीं बदल रहा है कि दरअसल बदल नहीं रहा है कि मनुष्य मनुष्य को देखना चाहता है, और मनुष्य मनुष्य की संवेदना से जुड़ना चाहता है। तो हमें मनुष्य की समस्याओं, संवेदनाओं, उसकी करुणा से जो है जोड़ने का उपाय हर वक्त करते रहना पड़ेगा। ये मन के मानुष की बात तो करनी ही पड़ेगी।
ये मन का मनुष्य जो है उसे निकाल करके बार बार हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि वातावरण में और चारों तरफ जो है जो ढोल पीटा जाता है वो ढोल पीटा जा रहा है, जिसके प्रचार किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जो चीज जितनी प्रचारित होती है उसमें उतना खर्चा होता है, और उस खर्चे को मीट करने के लिए उसकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता जो है उसमें कहीं ना कहीं वो मैनेज किया जाता है, जो आपको पता नहीं चलता। तो ये मार्केटिंग का जो तरीका है, क्योंकि मार्केट सब चीजों को तय कर रहा है, तो ये वो वही कहानी अच्छी नहीं है जिसकी मार्केटिंग हो रही है, जिसके बारे में ढोल पीटा जा रहा है, जिसके बारे में पूरा चैनल कह रहा है। और वही समाचार अच्छे नहीं हैं जिसके बारे में सब लोग कह रहे हैं, वही समाचार अच्छे नहीं हैं जिसको अखबार छाप रहे हैं, वही समाचार अच्छे नहीं हैं जो जुलूसों में कहे जा रहे हैं। तो ये हमें तय करना पड़ेगा कि हमारे रंगमंच के लिए करने के लिए, हमारी संवेदनाओं के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे समाज के लिए कौन से चरित्र ठीक हैं, जो उस पर हमें टिके रहना पड़ेगा, और उसे हमें बेहतर ढंग से दिखाने का उपाय, मानवीय उपाय करना पड़ेगा। हमारी रंगमंच की या जीवित कलाओं की यही सबसे बड़ी ताकत है कि वो मानवीय क्षमता का प्रदर्शन करता है, मानवीय सौंदर्य बोध को दिखाता है, मानवीय अभिव्यक्ति के स्वरूप को दिखाता है, वो तरलता के साथ आता है। ये इस चीज को हमें हासिल करना है, ना कि हमें उसके कंपटीशन में उसके स्ट्रक्चर को, उसकी प्रचार सामग्री को, उससे हमें कंपटीशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो करेंगे तो हम मात खा जाएंगे। हम उनके पीछे नहीं, हम अपने उद्देश्य को, उसमें मनुष्य की उपस्थिति को बेहद इम्पोर्टेंट बनाएं, महत्वपूर्ण बनाएं, उस पर हम टिके रहें। लोग उसको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन कोई उसके बारे में बताता नहीं है। लेकिन साथ साथ हमें अपनी विधा को खूब मांझना होगा। जब तक नहीं मांझेंगे ये बात नहीं कहेंगे। हम भी तो कहानीकार ही हैं, हम कहानी ही तो कहते हैं। हम तो कहते क्या, मंच पर हम कई सारे चरित्रों की कहानियों का गुच्छा प्रेजेंट करते हैं। जब हम मंच पर होते हैं तो वो सबके हर चरित्र अपने आप में एक कहानी लेकर के उपस्थित होता है। अंततः हमें कथा ही कहनी है, कहानी ही कहनी है, उसके मन की कथा कहनी है, मन की व्यथा कहनी है। ये सारा कुछ करना है। तो मुझे लगता है अभी लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लेखक हैं, लिखे जा रहे हैं। ये अलग बात है कि हम पहुंच नहीं पाते हैं। जो मीडियम हमारे पास जो है एक पहुंचा नहीं पा रहे हैं वैसी चीजें। आज भी हमारे बीच मंटो भी हैं, फैज भी हैं, हमारे पास जो है जानिसार अख्तर भी हैं, आप हमारे पास जो है कैफी आजमी बहुत सारे हैं, लेकिन वो हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सवाल यही है कि वो कैसे मिलेंगे, हमें खोजना पड़ेगा। नहीं है तो हमें तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि कई बार तो मुनीमगिरी करनी पड़ेगी। आप लिखना शुरू करें और धीरे धीरे करके वो सत्य जो है आप अपना भी लिखेंगे तो शायद वो आ जाए। तरीका है यही था। तो हम बहुत सारी चीजों को, अच्छी चीजों को जो हमें आज भी अच्छी लगती हैं उसे याद करें, करवाएं, ताकि वो कम से कम सामने वाले में जो है वो उसकी तमीज पैदा करे, साहित्य की, आदमी होने की तमीज को, इसको पैदा करे और कला की तमीज पैदा करे। ये बेहद जरूरी है कि उम्दा चीजें आज आसानी से देखी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं, तो इसे हमें समझना पड़ेगा, तो बात बन जाएगी। जरूर सर, बनेगी। बहुत। और सर आपकी जो बंगाली है ना वो वाकई में बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं बंगाली समझ लेती हूँ। मेरी मदर, मेरा ननिहाल कोलकाता का ही है, तो अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है बंगाली भी, और बहुत सबसे मधुर भाषा लगती है मुझे। बहुत सुंदर सर, बहुत। आपसे वाकई में बात करके हमें लगता है कि अगर जी अगर आपकी ये सारी रिकॉर्डिंग्स वाकई में अगर आप नई जनरेशन को दिखाए जाए तो उनको वाकई में बहुत उनको मोटिवेशन मिलेगा, और रियली में वो बहुत इंस्पायर होंगे। जो भी लेखक या कविताओं या इस तरीके के जिस भी काम से लगे वाकई में उनके लिए माइलस्टोन साबित होगी। लेकिन इतना संघर्ष और उसके बाद इतनी सौम्यता, ये सर वाकई में मतलब मैं, मेरे पास शब्द नहीं है इसकी कुछ भी, और मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं कुछ इसके लिए विवेचना कर सकूं। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।
पूरे अनुगति रंगमंडल की ओर से का बहुत बहुत आभार अदा करता हूँ। और मतलब ये समझिए कि आज बहुत कुछ नई चीजें और बहुत कुछ बातें पता चली हैं जो काफी लंबे समय तक, तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो सभी लोगों का धन्यवाद। और सुमन जी, आपका बहुत बहुत आभार अदा करता हूँ। बहुत सी नई चीजें पता चली हैं और सीखने को मिली हैं हम लोगों को, और बहुत ही इतने अच्छे ढंग से आपने बताया है कि मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। सर। और मैं सभी बहुत साथियों से नमस्कार। लूंगा कि आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। 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 हाँ सबैको नमस्कार। नमस्कार। मैडम ठीक है तो হয়ে গেছে একদম খুব ভালো করে হয়ে গেছে। ভালো থাকবেন দাদা। আপনার দুটো ডান উপরের পাতা, আমার একটা নিচের নিচের পাতা। ভালো থাকবেন। ঠিক আছে। আসলে নাটকটা একটা এমন প্যাশন না, এটা ছাড়তে ইচ্ছে করে না, যতই বয়স হয়ে যাক, দাঁত পড়ে যাক, এই হয়ে যাক, তাও মনে হয় না নাটক করেই যাই, তাই কি না বলুন? আর সব থেকে বড় কথা হলো কি, মনে হয় যেন আরো শিখবো, আরো আরো কেউ আরো কিছু শেখাক, আমরা তো কিছুই পারি না। তাই সব প্রত্যেকটা যেমনি এক একটা করে নাটকে যখন হয়, আমাদের এক একটা শো হয়, করে ভাবি এই সেখানে হয়তো আমার ভুল হয়ে গেছে, কিন্তু বাইরে আসার পরে লোকেদের থেকে যখন একটুখানি প্রশংসা পাই তো খুবই খুশি হই। কিন্তু সব এইটাই হচ্ছে যে মনে হয় যেন আরো অনেক কিছু শিখবো, আরো অনেক কিছু শেখার আছে, তাই কি না বলুন? শেখার আছে অনেক অনেক। নমস্কার। নমস্কার, ভালো থাকবেন। অনেক কিছু, বয়স কোনো ফ্যাক্টর না, তাই কি না? না না না, বয়স তো ফ্যাক্টর না, থিয়েটার তো এইটাই করে, তো বয়সকে বাদ করে, সেই আর কি, বাদ দিয়ে। হ্যাঁ, তখন না যখন করি না তখন মনে হয় যেন কত বয়স কমে গেছে, মানে তখন প্লে করার সময় মনে হয় যেন কত কমে গেছে। থিয়েটারে কি হয় কি মনের মানুষ থাকে ওখানে, মনের মানুষ থিয়েটারে আসে। হ্যাঁ, এটা মনের মানুষের কথা। আর ঠিক মনে হয় একটা পরিবার থেকে আরেকটা পরিবারে গেছি, সেখানে ওঠা বসা কিরম করে কার সাথে, মানে অনেক কিছু ভাল লাগে, অনেক কিছু ভাল লাগে। ঠিক আছে স্যার, নমস্কার। নমস্কার, ভালো থাকবেন। নমস্কার। कमल कहाँ हो भाई? अरे सर घर पे हूँ। हाँ सर घर पे हूँ, घर पे। दिखाई नहीं पड़ा लिस्ट में, देर से आए हो क्या? अरे हाँ अभी सर, अभी ज्वाइन करी है। खत्म हो गई तब, इसी की बात है, तभी नहीं अरे सर बार बार क्या काहे, क्या हो गया? ठीक तो हो ना? अरे सर ध्यान नहीं था, मतलब भूल गया था सर, अभी ऑफिस से आए ना सर। अच्छा सुरेश जी नमस्कार। नमस्ते मैडम, नमस्ते। सुरेश, आज हमारा हाफ डे था, तभी मीटिंग ज्वाइन कर ली है। अच्छा आज हम अच्छा हाँ, हमको भी थोड़ा लेट हम हो ही है क्या? हाँ, पान खाना है आपको? पान दूं? पान दे, पान। बहुत याद आती है सही बात है। ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे या लोग मुलाकात होती है। मंडे या ट्यूसडे, और क्या। ठीक, नमस्कार।